Very good afternoon, students. आपके शेड्यूल में स्लाइट चेंजेस है इन व्यू ऑफ योर टेस्ट ऑन 6th जून। आपका जो 6th जून की टेस्ट का सिलेबस आपको बताया गया है स्टूडेंट्स। कुछ सब्जेक्ट्स का सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है। तो अपने सब्जेक्ट का सिलेबस ये है। These 3 topics are going to be there in your next Sunday test. Units, dimensions, error measurements and vectors. इसमें से आपको फर्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स पूरा कराया है लिरेन सर ने। यूनिट्स एंड डायमेंशंस A to Z स्टार्ट टू एंड अच्छे डिटेल में आपने किया हुआ है। और सेकेंड चैप्टर में एज ही टोल्ड मी सिग्निफिकेंट फिगर्स सिग्निफिकेंट डिजिट्स का चैप्टर जो स्टार्ट हुआ था, राउंडिंग ऑफ वाले से सर कंटिन्यू करने वाले थे, करेक्ट। तो सर को थोड़ा सा कुछ टॉन्सिल सम इश्यूज आर देयर, तो सर आज लेक्चर नहीं ले पा रहे। सर मंडे से यही टॉपिक आपका कंटिन्यू करेंगे सेम टाइम पे, ठीक है। तो अगले मंडे टू सैटरडे के टाइमिंग में आपका ये सेकेंड चैप्टर कंप्लीशन, रिवीजन एंड इवन फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन और बुकलेट से सॉल्विंग वगैरह ये सब चीजें कंटिन्यू होगा। बचता है एक छोटा सा टॉपिक जो कि मैं अभी स्टार्ट कर रहा हूँ एंड वी विल कंटिन्यू इट इन एक्स्ट्रा टाइमिंग्स फ्रॉम मंडे ऑल्सो। थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा टाइम लेके ये चैप्टर आपको करना है ताकि हम साथ में आ सके दोनों बैचेस। यस। तो स्टार्ट करने से पहले बिकॉज आई एम मीटिंग यू फॉर द फर्स्ट डे, तो कुछ सवालों के जवाब मुझे जानना जरूरी है। आई नीड टू नो हाउ मेनी ऑफ योर नीट एंड हाउ मेनी ऑफ योर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। उससे भी पहले मुझे ये जानना जरूरी है स्टूडेंट्स कि आपके टाइमिंग्स बताइए अभी क्या चल रहे हैं। योर फिजिक्स लेक्चर एट द मोमेंट इज एज टू द करंट शेड्यूल इज 3:15 से 4:45 PM, करेक्ट। व्हेन इज योर केमिस्ट्री लेक्चर? टाइप करो, मुझे चैट में जवाब चाहिए। आपका केमिस्ट्री का करंट लेक्चर कितने बजे चल रहा है? एक ही लेक्चर चल रहा है स्टूडेंट्स, 2 to 3 ओनली, कि कोई और भी है? केमिस्ट्री के 2 लेक्चर चल रहे होंगे 1 1 घंटे के ना। 2 to 3 चल रहा है केमिस्ट्री, एज वेल एज चल रहा है 5 to 6 PM, ठीक है, ओके। और बायो मैथ्स कब चल रहे हैं? बायो एंड मैथ शेड्यूल है, तो इसमें आपको लंच गैप कब मिलती है? 1 से 2 के बीच में यू आर हैविंग द लंच गैप ऑलरेडी, और बाकी 15-15 मिनट की ही गैप से, फाइन। चलो, तो टेंटेटिवली, टेंटेटिवली का मतलब ऑलमोस्ट फाइनली, कैन वी हैव फिजिक्स just for 1 week, just for 1 week, just for 6 days to be precise, from Monday onwards, at one extra time in the morning, say 10 to 11. Is it okay students? 10 to 11 time suits you, है ना? चलो, ठीक है, okay. Yeah, this will be dedicated for ये particular chapter which we will start today, okay. चलो, ठीक है।
ये डिसाइड हो गया. नाउ आई वांट फ्रॉम यू आंसर ऑफ दिस पोल about which exam are you preparing for. How many of you are preparing for JEE and how many of you are preparing for NEET? Okay. Yes, you can answer on the poll. Easy thing will be on the poll. We can get the total count. So just do quickly answer it on the poll, students. Okay. We have around 15 students NEET के and 11 students JEE के. नागनाथ शेड़के ने क्या टाइप किया बेटा? पौने पौने 10 का टाइमिंग इज व्हाट आर यू टाइपिंग इट फॉर? एंड मैथ्स क्लास, एक मिनट मैं मैथ्स के सर से पूछता हूँ. मोहनलाल सर, मोहनलाल सर, सर मैथ्स की आपकी दोनों बैच मर्ज इसमें बैठते हैं, ऐसे कवर कर रहे हो. अच्छा ठीक है. आप लोगों के में कितना डिफरेंस है, कब तक हो रहा है आपका? नहीं हो रहा है, वही तो लिरिन बहुत मतलब नहीं लिख कर पा रहे वो कवर अप, तो इसकी वजह से मुझे भी 1 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए, इसीलिए टाइमिंग के लिए मैं कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ. नहीं उनकी वो लेंगे, उसके अलावा 1 घंटा और लगेगा, सो दैट सिलेबस बराबर आ पाएगा. मेरा हो जाए मैं आपको बता दूंगा, फिर आप ले लेना. मेरा ये हो जाएगा 3-4 दिन में हो जाएगा, मेरा मतलब थर्सडे तक कर दूंगा. अच्छा, उसके बाद तुम 30 दिन यूनिट तक हो पाएगा, और उससे पहले नहीं हो रहा. केमिस्ट्री वाले भी करेंगे, यूनिट लग जाएगा. उसके बाद पॉसिबिलिटी केमिस्ट्री वाला को हो रहा है, केवल ये तक कर लो. तुम्हारे में एक चैप्टर टॉपिक छोड़ दो. ऑलरेडी रुका के रखा है इस बैच का, मैं कितने दिन से पढ़ा नहीं रहा हूँ आगे का. अभी लेनिन ने क्या क्या पढ़ा दिया? एक चैप्टर पूरा किया है, दूसरा चैप्टर जस्ट स्टार्ट किया है. पहला कौन सा पूरा किया? यूनिट्स एंड डायमेंशंस पूरा किया. स्टार्ट क्या किया? एरर्स वाला जस्ट स्टार्ट किया हुआ है. और हमारा वहां पे तीसरा चैप्टर वेक्टर करा दिया, एरर करा दिया महीने पहले. दोनों चीजें महीने पहले हो चुकी है हमारी. करा दिया आपने वेक्टर्स का. महीने पहले तो चालू ही हुआ था बैच. अरे मतलब प्रैक्टिकली महीने पहले सर. और तीसरा क्या? वेक्टर. तो वेक्टर को छोड़ के आप अगले चैप्टर से मर्ज कर दो ना. एग्जैक्टली वही करना है. तो लिरेन सर का वेक्टर्स नहीं हो पा रहा है अगले सैटरडे तक. वेक्टर तो छोड़ दो, आपका अभी आप क्या पढ़ा रहे हैं? मैं वेक्टर्स का एंड का रिजोल्यूशन छोड़ के डॉट क्रॉस प्रोडक्ट पे 2 हफ्ते से सवाल करा रहा हूँ. बहुत बढ़िया. आप क्या उनको पूछो एरर कब खत्म हो रहा है. उनको चलेगा आखिरी दिन तक करीब करीब, अगर 1.5 घंटा मिल रहा है. उनको प्रॉब्लम है ना, उनको 1.5 घंटा मिल रहा है. ऐसा नहीं था कि पिछले साल का मर्ज करने जैसा 2 घंटे मिल रहा था, ऐसा नहीं. क्लास कितने से कितने है? सिर्फ 3:15 से 4:45. उनको ना पहले का टाइम फ्री है ना बाद में का फ्री है. 4:45 के बाद केमिस्ट्री 5 से 6. वो लोग 1-1 घंटा 2 बार लगाया ना पहले भी जो है. काम करो, वो लोग कब खत्म हो रहा है? सैटरडे को खत्म हो रहा है शायद. थर्सडे तक 1-2 दिन पहले खत्म कर सकते हो. थर्सडे तक कर दो, फ्राइडे से दोनों एक साथ नया चैप्टर चालू कर दो मर्ज करके. वेक्टर को उनको बाद में करा देना. मतलब टेस्ट नहीं ले ऐसा बोल रहे हैं. वेक्टर मतलब वो टेस्ट में वेक्टर ना रखे, इनका वेक्टर ना कराए, इनका वेक्टर कभी बाद में अलग से करा दे. हां, सेकंड बैच वालों का वेक्टर जो मर्ज हो जाए ना, टाइम फ्री हो जाएगा. टाइम फ्री हो जाएगा. अभी घंटे क्लास लेके हफ्ते में करा देना वेक्टर. अच्छा, तो ये मर्जिंग की न्यूज़ पक्की है कि मर्ज करने वाले हैं. अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके चलो स्टूडेंट्स, आई हैड अ डिस्कशन विथ द टीचर्स. उसकी वजह से मोहनलाल सर जो बता रहे हैं उस वजह से
आई थिंक आपका फिजिक्स का एक्स्ट्रा तो अभी 10 से 11 पॉसिबल नहीं है, बिकॉज स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग बोथ द बैचेस। मैथ्स वाले मैथ स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग बोथ द बैचेस, तो वो भी सिलेबस साथ लाने के लिए 11:30 वाला भी अटेंड करना पड़ रहा है और 9:45 भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दिस सिचुएशन फिजिक्स का टाइम मैं और तो ले सकता हूँ चेंज, बट इशू इज कि मुझे दया आ रही है आपको। हाँ, कल संडे में लूंगा, ये एक फाइनल चीज हो गई कि कल संडे एक लूंगा मैं। फिर भी मंडे टू ये लेना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, क्योंकि आप लोग सुबह 9:45 से 6 बजे तक ऑलमोस्ट क्लासेस अटेंड कर रहे हो, तो और एक्स्ट्रा रखना इज नॉट मच बेनिफिशियल इज व्हाट आई बिलीव। तो आज के दिन हम मिल रहे हैं अभी, वी विल स्टार्ट एंड कंटिन्यू। और संडे का कल का टाइम मुझे बता दीजिए, अभी फाइनलाइज कर दीजिए। फॉर टुमारो संडे व्हाट टाइम कैन वी मीट। मैं रफली पहले दो जवाब आपको, दो टाइमिंग्स आपसे, दो ऑप्शंस दे रहा हूं पहले तो। फर्स्ट ऑप्शन है कि बिफोर लंच, सेकेंड ऑप्शन है आफ्टर लंच। एग्जैक्ट टाइम उसके बाद डिसाइड करते हैं। पहले अपना मन बना लो कि सुबह पढ़ना पसंद करोगे कि दोपहर में पढ़ना पसंद करोगे, जल्दी से बता दीजिए। कल की बात है, संडे की बात है, ओनली फॉर कल का संडे। ओके, बाकी कोई संडे नहीं, अगले संडे तो टेस्ट होगी। चलो, बिफोर लंच ही रेडी है स्टूडेंट्स मैक्सिमम। ओके, फाइन फाइन। क्लियर मेजॉरिटी से पता चल रहा है कि बिफोर लंच के लिए आप रेडी हो। तो देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके उससे ज़्यादा ऑप्शन दे देंगे अपन, अच्छे खासे ऑप्शन मिल जाएंगे आपको, एंड वी डिसाइड अकॉर्डिंगली कि कैन वी कीप इट 8 to 10, can we keep it morning 8 to 10, can we keep it morning 9 to 11, or should we keep it 10 to 12, or should we keep it 11 to 1? इसमें थोड़ी फाइट हो सकती है, आप सोच समझ के बताइए and select the option accordingly. We will go mostly with the majority if it works out. चलो, इसमें भी क्लियर मेजॉरिटी है स्टूडेंट्स, 9 to 11 o'clock की क्लियर मेजॉरिटी आ रही है। सेकेंड मेजॉरिटी 10 to 12 वालों की आ रही है। सेकेंड मेजॉरिटी 10 to 12 वालों की आ रही है। अच्छा, ठीक है, 9 to 11 भी ठीक है बोल रहे ना बाकी स्टूडेंट्स भी। 9 बजे कोई प्रॉब्लम नहीं ना स्टूडेंट? संडे को आपको 9 से बजे से लेट तो नहीं उठेगा ना कोई सुबह? क्लास होगी तो उठ जाओगे ना 9 बजे के पहले। चलो ठीक है, so we meet tomorrow 9 o'clock students, we meet tomorrow 9 o'clock in the morning. All right. यस, बाय मत करो भाई, ऐसे टाइपिंग मिस्टेक मत कर दिया करो। यस सर बोलने के बदले बाय सर बोल दोगे, ऐसा सही नहीं है अभी। ओके, वी आर जस्ट स्टार्टेड। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक इज वेरी इंटरेस्टिंग। अभी के जो दो टॉपिक्स आपने किए हैं, यूनिट्स डायमेंशन और एरर्स, तो एरर्स का पार्ट ना थोड़ा ज्यादा कंसेप्चुअल है, आपको उसका मैथमेटिकल पार्ट अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, ज्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, लेकिन आगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, एरर का परसेंटेज एरर कैसे फाइंड करते हैं वगैरह, दीज आर वेरी मैथमेटिकल थिंग्स। लेकिन ये जो वेक्टर चैप्टर है ऑलमोस्ट फुल्ली मैथमेटिकल है, ऑलमोस्ट फुल्ली मैथमेटिकल है, फुल्ली मैथ्स, ऑलमोस्ट फुल्ली मैथ्स ही है स्टूडेंट्स। टू बी प्रिसाइज, आप में से जो लोग जेई के स्टूडेंट्स हैं, भाई मेरी आवाज नहीं आ रही है? निषाद बोल रहा है आवाज नहीं आ रही है सिर्फ, और निषाद ही बोल रहा है 2 बार की आवाज नहीं आ रही है। आ रही है ना बच्चों? चलो भाई, उसका भी पोल ले लेते हैं। वॉइस मेरे हिसाब से क्लैरिटी किस लेवल तक है
ये मुझे आप लोगों से चाहिए। क्लियर तो आवाज आ रही है बहुत लोगों को, क्या क्लियर आ रही है कि ब्रेकिंग है कि नो साउंड है कि वेरी क्लियर है? एब्सोल्युटली वेरी क्लियर है। ये जान लेते हैं, डिस्प्ले कर लेते हैं, सबको समझ आ जाएगा। आ ही रही है। अटक के आ रही है ऐसा एक जन बोल रहा है, ऋषिकेश को अटक के आ रही है आवाज, और निषाद को आवाज नहीं आ रही है। तो भाई निषाद, क्लियर बात है, उसको बोलिए आप लोग, बाकी लोग भी, कि उसको री लॉग इन करना है। ठीक है, एक दूसरे को ऐसी हेल्प कर लीजिए करिए, जस्ट री लॉग इन इट। ठीक है, जस्ट री लॉग इन ओवर देयर। चलो ठीक है। अरे भाई कोई बोलो इसको, एट निषाद बोलना, रीजॉइन करो, लॉग इन लॉग आउट करके लॉग इन करो। ठीक है, कभी कभी भी ये प्रॉब्लम हुई किसी को भी तो आपको री लॉग इन करना है। ठीक है, री लॉग इन करना है। हो सके तो कैश मेमोरी भी क्लियर कर लेना एक बार। अगर ऐप से आप कर रहे हो, मोबाइल से यूज करते हैं वो लोग, तो आप ऐप के सेटिंग्स में जाके, मेमोरी के सेटिंग्स में जाके उसका कैश मेमोरी क्लियर कर सकते हैं, CACHE कैश क्लियर कर सकते हैं, जिससे आपको अच्छी स्पीड मिलेगी अगर ऐप कंजेस्टेड हो गया होगा तो। और आपका नेट भी एक बार बंद करके चालू करके रिफ्रेश करके देख सकते हैं। मेमोरी या नेट दोनों में से एक प्रॉब्लम की वजह से आप अटक रहे होंगे, तो वो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक, तीसरी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे भाई चलो, तो निशात की प्रॉब्लम होपफुली सॉल्व हो जाएगी जल्दी से। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स आई वांटेड टू से इज, हाउ मेनी ऑफ यू हैव द बुकलेट्स? डू यू हैव द बुकलेट, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल बुकलेट? उसमें से मैं आज होमवर्क दूंगा, बुकलेट में आपको डिस्प्ले भी करूंगा। ठीक है, एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी डू यू हैव? एटलीस्ट सॉफ्ट कॉपी, पीडीएफ ना? हाँ, हार्ड कॉपी नहीं होगी तो भी चलेगी, पीडीएफ है ना? पीडीएफ है सबके पास, राइट? पीडीएफ भी नहीं है तो आपके ग्रुप पे पीडीएफ आ जाएगी। ठीक है, आपके ग्रुप पे आज पीडीएफ आ जाएगी, आपको उसमें से होमवर्क मिल जाएगा। ठीक है, यू विल गेट होमवर्क फ्रॉम दैट बुकलेट। मेडिकल की भी बुकलेट होगी, इंजीनियरिंग की भी बुकलेट आएगी, दोनों में से आपको होमवर्क मिल जाएगा। ओके, ठीक है, चलो। हाँ, ये इंपॉर्टेंट सवाल नागनाथ ने पूछा, सर डू वी हैव टू मेक अ न्यू नोटबुक? नहीं नागनाथ, न्यू नोटबुक की जरूरत नहीं है। न्यू नोटबुक की जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप उसी नोटबुक में कुछ पेजेस छोड़ दीजिए एरर्स के लिए। एरर्स के लिए, एरर्स एंड मेजरमेंट के लिए ना, आई वुड से यूनिट्स डायमेंशन से थोड़े कम ही पेजेस लगेंगे स्टूडेंट्स। यूनिट्स डायमेंशन से थोड़े कम ही पेज लगेंगे। मान लो यूनिट्स एंड डायमेंशंस को किसी को, यूनिट्स एंड डायमेंशन को किसी को मान लो 20 पेजेस लगे होंगे फॉर एग्जांपल। किसी को अगर 20 पेजेस लगे होंगे तो एरर एंड मेजरमेंट करने के लिए, ये चैप्टर के सभी क्वेश्चंस करने के लिए ना, थेरी क्वेश्चंस, क्लास की नोट्स बनाने के लिए, होमवर्क करने के लिए, मिला जुला के आपको मान लो 15 पेजेस लगेंगे, थोड़ा कम लगेगा उससे। ठीक है, तो टोटल 15 पेजेस, सिग्निफिकेंट डिजिट्स मिला जुला के जो आपने शुरू किया वहां से थोड़ा सा कम लगेगा। ठीक है, तो 20 से 15 पेजेस, उस हिसाब से आप उस रेशो में करीब करीब पेजेस छोड़ के ये नया चैप्टर लिख लीजिए। ठीक है, ये नया चैप्टर लिख लीजिए, इसको भी करीब करीब 20 एक पेजेस में भी लग सकते हैं, इंक्लूडिंग होमवर्क। अच्छा खासा होमवर्क मिला जुला के, थोड़ा रफ में करेंगे सो रफ में करेंगे, लेकिन जो फेयर में करेंगे वो मिला के और क्लास नोट्स मिला के 20 एक पेजेस लगने चाहिए आपको, उससे ज्यादा नहीं लगेंगे। सो आप उस हिसाब से पेजेस अपने नोटबुक में छोड़ के आगे स्टार्ट कर दीजिए। चलो, आई एम हैप्पी सीइंग somebody is helping out.
तो आपस में ये टेक्निकल चीज़ों के लिए एक दूसरे को आप हेल्प कर सकते हैं। टेक्निकल ही नहीं, कभी कभी स्टडी की चीज में भी एक दूसरे को भी आप हेल्प कर सकते हैं। तो स्केलर्स वर्सेस वेक्टर्स, चैप्टर का नाम वेक्टर्स है स्टूडेंट्स। डू यू ऑल रिमेंबर द बेसिक डेफिनेशन ऑफ स्केलर एंड वेक्टर्स? स्केलर हैज ओनली मैग्नीट्यूड, बट वेक्टर्स हैव व्हाट स्टूडेंट्स? याद करो, वेक्टर हैव व्हाट? मैग्नीट्यूड एंड, बताओ मुझे टाइप करके, क्या चीज थी? वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एवरीबडी रिमेंबर्स दिस, स्कूल में पढ़ा हुआ था। वेक्टर्स हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अच्छा चलो, क्या आप मुझे एग्जाम्पल्स बता सकते हो? स्केलर के एग्जाम्पल बताएंगे, मैं लिस्ट लिखूंगा। फिर वेक्टर्स के, पहले स्केलर के एग्जाम्पल्स बताइए कोई। स्पीड, वेरी गुड, लिख लिया मैंने तुरंत। हाइट, बहुत अच्छे। मास, वेरी गुड आंसर। वेलोसिटी, नहीं 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 नहीं, प्रताप सिंह गड़बड़ कर दी। वेलोसिटी दूसरे में आएगा बेटा, पहले आप स्केलर की बात कीजिए। ठीक है, वेलोसिटी तुमने बोला है इसलिए मैंने उसको डाल दिया दूसरी लिस्ट में। आप पहले लिस्ट की बात कीजिए पहले। टाइम, टाइम इज करेक्ट। वर्क किसी ने टाइप किया है, किसने बताया? वर्क भी सही आंसर है। वर्क, ऋषिकेश, परफेक्ट आंसर। यस, और क्या? टेम्परेचर आ रहा है, परफेक्ट आंसर। वॉल्यूम, डेंसिटी, बिल्कुल सही जवाब है। ये सब स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छे, डिस्टेंस, डिस्टेंस है। करंट, यस, करंट भी एक्चुअली स्केलर है। दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग, मैं उसकी बात करूंगा, करंट की बात करूंगा। एनर्जी भी सही है, वॉल्यूम भी लिखा है हमने। पावर भी करेक्ट है, पावर भी करेक्ट है। बहुत अच्छे स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सो कैन यू प्लीज एक्सप्लेन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? गुड क्वेश्चन। ऐसे सवाल पूछा करो तो क्लैरिटी आपको बढ़ती जाएगी। मैग्नीट्यूड का मतलब है स्टूडेंट्स, इट्स सिंपली टॉकिंग ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू। वेरी गुड तनिष्क, मैग्नीट्यूड मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यू। इट इज सिंपली न्यूमेरिकल वैल्यू, जो नंबर होता है, नंबर यूनिट के साथ जो होगा वो नंबर। कोई दिशा नहीं है, दिशा छोड़ के क्या बचता है? नंबर। जैसे स्पीड है, स्पीड को आप बोलते हो कुछ, है ना, 30 किलोमीटर पर आवर। मास को आप बोलेंगे कोई, है ना, 20 kg, 10 kg, 5 kg। तो ये क्या है? दीज आर जस्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज। अलॉन्ग विथ यूनिट भी हो सकता है, कैन बी विथ यूनिट, मे बी विथ यूनिट, मे बी विथ यूनिट। कोई कोई क्वांटिटीज को यूनिट होता है, कोई कोई चीज यूनिटलेस, डायमेंशनलेस होती है, ये भी आप पढ़ चुके हो। तो किसी चीज को यूनिट भी हो सकता है, यूनिट भी हो सकता है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू मे बी विथ यूनिट, उस चीज को हम बोलेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, उस चीज को बोलेंगे मैग्नीट्यूड। सो न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉन्ग विथ यूनिट को बोलेंगे मैग्नीट्यूड। मतलब कोई डायरेक्शन नहीं है उसमें, दैट्स इट, यू कैन से, कोई डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। चलो, अच्छी लंबी लिस्ट बन गई है स्टूडेंट्स। किसी को और कुछ याद आ रहा है तो आप बता सकते हो। और कुछ याद आ रहा है तो बता, और लिस्ट उसको तो मैं और बड़ी कर सकते, 100 क्वांटिटी लिख सकते स्टूडेंट्स। बट जितनी आपके सिलेबस में आपको अभी तक पता है, उनमें से कुछ नाम आप लोगों ने बताए। ओके, चलो, अब बताइए वेक्टर्स के। वेलोसिटी लिख चुका ऑलरेडी। डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट, जैसे यहाँ डिस्टेंस होता है वहां डिस्प्लेसमेंट होता है। अरे वाह, मोमेंटम, करेक्ट आंसर। एक्सेलरेशन, बिल्कुल करेक्ट आंसर। वेलोसिटी लिख चुके। फोर्स, वेरी गुड, फोर्स। वेट भी करेक्ट आंसर है, क्योंकि वेट भी एक फोर्स ही है स्टूडेंट्स। वेट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स ओनली। बहुत अच्छे। तो और क्या क्या लिखा है स्टूडेंट्स ने? और क्या क्या लिखा है? टॉर्क नाम की चीज लिखी जा रही है। यस, टॉर्क नाम की चीज के डिटेल्स आपको 11th में आएंगे अभी। बट यस, टॉर्क भी बिल्कुल करेक्ट है। हाँ, इंड्यूस्ड फोर्स भी बेटा फोर्स का ही टाइप है। फिर फोर्स में कोई भी फोर्स हो, इंड्यूस्ड फोर्स हो, मैकेनिकल फोर्स हो, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, कोई भी फोर्स आ जाए फिर दुनिया का, ना फोर्स बोल दिया मतलब इट्स गोइंग टू बी वेक्टर क्वांटिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नो नो, रॉन्ग आंसर। विस्कोसिटी वगैरह कोई नहीं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ना पार्थ, दैट इज नॉट करेक्ट थिंग। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी नहीं आएगा, वो हम लिस्ट में नहीं ऐड करेंगे। ग्रेविटी, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे, ग्रेविटी नाम से कोई क्वांटिटी नहीं है फिजिक्स में, ग्रेविटी नाम का कॉन्सेप्ट है।
ठीक है प्रिया, ग्रेविटी इज अ कॉन्सेप्ट, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बोलेंगे तो यस, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक टाइप ऑफ फोर्स है, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्ट्रेस प्रेशर, प्रेशर इज समथिंग इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स, बहुत लोग इसमें कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इसको ऐड कर रहा हूं, स्केलर है बच्चों, प्रेशर इज अ स्केलर, pressure is a scalar, pressure is a scalar, gravitational constant is also student scalar, it is not a vector quantity, it's a scalar, power is also scalar, stress is also scalar, strain is also scalar, सब स्केलर है। नहीं तो वेक्टर के लिस्ट में कुछ नया नाम नहीं है आपको अभी, ये नया नाम नहीं है ना। फ्लक्स, तनिष ने टाइप किया मैग्नेटिक फ्लक्स, क्या आपको पता है सच में फ्लक्स नाम की चीज क्या होती है? फ्लक्स नाम की चीज क्या होती है, क्या आपको पता है फ्लक्स नाम की चीज क्या होती है? एक्चुअली जो नाम आपको ज्यादा अभी पता नहीं है ना, आपने शायद डायमेंशंस में देखा होगा, बट आपके लिए मैं कुछ वर्ड्स यहाँ ऐड कर देता हूँ, यू विल बी सरप्राइज टू नो स्टूडेंट्स, करंट डेंसिटी नाम की चीज जो है वो वेक्टर होती है, करंट डेंसिटी वेक्टर होती है, इवन फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर होती है, चाहे इलेक्ट्रिक हो कि मैग्नेटिक हो, फ्लक्स डेंसिटी वेक्टर होती है। बट तनिष्क कोरडे एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स के नॉलेज के लिए बता दूं, फ्लक्स खुद स्केलर होती है, फ्लक्स खुद स्केलर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक फ्लक्स ये स्केलर क्वांटिटी है। ऋषिकेश इज टॉकिंग अबाउट वेव लेंथ, बेटा वेव लेंथ, लेंथ भी तो एक लेंथ ही है ना, तो वेव लेंथ हाइट ये सब स्केलर है, ओके वेवलेंथ भी स्केलर है बच्चों, ओके लेंथ हो या वेवलेंथ हो, इट इज स्केलर। यस फील्ड, बहुत अच्छे, फील्ड नाम की जो चीज है वो होती है वेक्टर क्वांटिटी, फील्ड वेक्टर होती है, फील्ड वेक्टर होती है, ये नए नए नाम है आपके लिए, करंट डेंसिटी, फ्लक्स डेंसिटी, फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है स्टूडेंट्स। परमिटिविटी, परमिएबिलिटी नहीं है, स्केलर है, ये जो जो कांस्टेंट्स होते हैं ना स्टूडेंट्स बहुत सारे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, परमिएबिलिटी, परमिटिविटी, ये जो कांस्टेंट है इनको कोई डायरेक्शन नहीं होती बच्चों, इनको सब सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज होती, तो उनको लिखना ही है तो स्केलर के लिस्ट में लिखूंगा, कैपिटल जी, इप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट, ये उनके नाम है, ग्रेविटेशनल, परमिटिविटी और ये सब। हाँ कोई लोग बोल रहे रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये सब चीजें, ये सब स्केलर के लिस्ट में मैंने ऐड कर दिया, देखो सब जो कांस्टेंट्स के नाम आपको याद आ रहे थे, और जो रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस, ये जो है ये सब चीजें आ रही है इन द लिस्ट ऑफ स्केलर्स। तो वेक्टर की लिस्ट ज्यादा बड़ी नहीं है स्टूडेंट्स इन वन वे, जस्ट उसमें कुछ नए नए नाम है, उन नए नए नाम को मैंने स्टार करके रखा है, ओके नए नए नामों को मैंने स्टार करके रखा है। ओंकार कदम ने ऐड किया एंगुलर वेलोसिटी, ये भी बेटा वेक्टर, वेलोसिटी वर्ड जहां आ गया ना वो वेक्टर है, वेलोसिटी वर्ड जहां आ गया वो वेक्टर है। हीट कैपेसिटी वगैरह ये सब स्केलर में आएगा, हीट कैपेसिटी वगैरह सब स्केलर में आएगा, ठीक है, हीट खुद एनर्जी होती है, ऑल ऑफ यू नो ना, हीट इज इटसेल्फ एन एनर्जी, तो एनर्जी से रिलेटेड जो चीज है वो चीज स्केलर ही है, तो हीट से रिलेटेड चीजें हीट सब स्केलर है। इम्पल्स एक्चुअली वेक्टर है, इम्पल्स स्टूडेंट्स वेक्टर होता, इम्पल्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये इम्पल्स क्या होता, मोमेंटम के जैसी क्वांटिटी, आपने शायद यूनिट्स में किस लोग को याद होगा, इम्पल्स और मोमेंटम के यूनिट डायमेंशन सेम आते, तो इम्पल्स इज अ गुड एडिशन इन द लिस्ट ऑफ वेक्टर्स। फ्रीक्वेंसी नहीं बेटा, फ्रीक्वेंसी स्केलर आएगा, ओके फ्रीक्वेंसी इज लाइक टाइम से संबंधित ही है वो, कितने टाइम, हाउ मेनी टाइम्स पर सेकेंड, है ना, तो पर टाइम वाली चीज होती है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी स्केलर के लिस्ट में। इंटेंसिटी ये शब्द ऐड करने को मैं थोड़ा सा रुक रहा हूं, क्योंकि इंटेंसिटी आपको फिजिक्स में बहुत अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग टाइप की इंटेंसिटी आएगी, ठीक है, तो हीट रेडिएशन की इंटेंसिटी आएगी, लाइट इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी, लाउडनेस जो आएगा, तो ये अलग अलग इंटेंसिटीज आएगी, तो मैं अभी ये इंटेंसिटी वर्ड को ऐड करने में थोड़ा सा हिचकिचाऊंगा, अभी आपको मैं उसमें कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा। थ्रस्ट भी एक फोर्स ही है बच्चों, थ्रस्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ फोर्स, ओके थ्रस्ट इज ऑल्सो टाइप ऑफ अ फोर्स, बेसिकली आई कैन ऐड फ्यू मोर थिंग्स, मैं अगले पेज पे लिख दूंगा आपको। हाँ पोटेंशियल वगैरह, चलो अच्छा इंपॉर्टेंट आपने ध्यान दिया, पोटेंशियल भी जो है ना स्केलर है स्टूडेंट्स, ओके पोटेंशियल स्केलर है, पोटेंशियल स्केलर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी स्केलर,
रिफ्रैक्टेड, बहुत सारी चीजें स्केलर ही है स्टूडेंट्स। वेक्टर बहुत कम क्वांटिटीज है। पोजीशन, यस, पोजीशन इज समथिंग लाइक डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट्स। तो पोजीशन नाम की चीज आप वेक्टर में, पोजीशन वेक्टर होता है, पोजीशन वेक्टर। वेलोसिटी, हाँ, एस्केप वेलोसिटी भी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी बोल दिया मतलब इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, ये लिस्ट थोड़ी सी लिखना ऐड चालू कर दीजिए, जस्ट कॉपी द थिंग्स फ्रॉम द बोर्ड, उसके बाद मैं आपको कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें बताऊंगा, ठीक है। कुछ लोगों ने नोट कर चुके ऑलरेडी, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग रुके होंगे तो और नोट कर लीजिए। और ये जो पिंक कलर में है उस पे मैं सवाल निशान उठाऊंगा और इसकी हम अगले पेज पे बात करेंगे। बहुत अच्छे, चलो करंट एंड प्रेशर की हम बात करेंगे। आर यू फॉर, हाँ हाँ बच्चे, मैं फर्स्ट बैच को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ 26 अप्रैल से। और इसीलिए क्योंकि उनका वेक्टर्स ऑलरेडी हमने स्टार्ट कर चुके हैं, सो दे आर रनिंग अहेड, तो मैंने जिम्मेदारी उठाई है कि मैं आपको भी साथ में लेके आने की कोशिश करेंगे अगले वीकेंड तक। ओके, चलो। ओंकार मिस, झालं लिहिणं ओंकार बेटा? नाउ हैव यू फिनिश्ड? ग्रेट। सो व्हाट अबाउट सेकंड लेसन ऑफ फिजिक्स विच इज ऑलरेडी स्टार्टेड? उसके लिए जगह छोड़ने का बोला ना बेटा ऋषिकेश मैंने, वो कंटिन्यू होगा, लिरिन सर ही कंटिन्यू करेंगे और आफ्टरनून के टाइम में ही कंटिन्यू करेंगे, होपफुली मंडे से ही, तो वो भी हो जाएगा, दोनों चैप्टर हो जाएंगे आपके। यस, वो लेसन छोटा है, एरर्स वाला चैप्टर बड़ा नहीं है, और आपने ऑलरेडी 2 दिन पढ़ा है और उसको 3-4 दिन पढ़ेंगे, हो जाएगा। यस, टुडे सर इज हैविंग सम टॉन्सिल्स इशू ही सेड, तो सर की आवाज बैठ गई है, तो वो आज लेक्चर नहीं ले रहे, तो मैंने मौका उठा दिया कि चलो ठीक है सर, फिर नया चैप्टर मैं शुरू कर देता हूँ, सो दैट दोनों पैरेलल ट्रैक्स चल जाएंगी, तो आपका साथ में आ जाएगा सिलेबस। ओके, चलो। नाउ करंट और प्रेशर पे मैंने क्वेश्चन मार्क क्यों लगा स्टूडेंट्स? आप सोच सकते हो, क्या करंट को डायरेक्शन नहीं होती? क्या प्रेशर को डायरेक्शन नहीं होती? क्या सोचो, करंट को डायरेक्शन होती है कि नहीं? होती है, बिल्कुल होती है। क्या हम डायरेक्शन नहीं दिखाते करंट को? बिल्कुल दिखाते हैं, वायर में ऐसा एरो करके दिखाते हैं कि भाई कहां से कहां करंट जा रहा है। फिर ऐसे कैसे? करंट तो स्केलर की लिस्ट में आ गया है ना, अजीब। यस, प्रेशर का भी वही हाल है। प्रेशर भी जिस डायरेक्शन में फोर्स होता है, तो फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया करके आपका प्रेशर आता है बच्चों। तो प्रेशर को भी डायरेक्शन तो वैसे होनी चाहिए, प्रेशर को भी डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज है स्टूडेंट्स, अगले पेज में मैं उनकी बात कर रहा हूं। ओके, तो करंट, प्रेशर, ऐसी जो क्वांटिटीज है, ये क्वांटिटीज दे हैव डायरेक्शन, दे हैव डायरेक्शन। ये स्पेशल नोट है, ये स्पेशल नोट है। दे हैव डायरेक्शन बट दे आर नॉट वेक्टर्स, बट दे आर नॉट वेक्टर्स, बट दे आर नॉट वेक्टर्स। सवाल आएगा सर क्यों, क्यों दे आर नॉट वेक्टर्स? बिकॉज, बिकॉज दे डोंट फॉलो, they don't follow laws of vector addition। ये लॉज क्या है हम कुछ मिनटों में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये लॉज क्या है ये आपको अभी नहीं जानते हो आप लोग, ये आप आज के लेक्चर के बाद थोड़ा थोड़ा जानेंगे। तो लॉज होते हैं वेक्टर के, खुद के अपने लॉज होते हैं, जैसे स्केलर नंबर्स के सबके लॉज आपको पता है। स्केलर एडिशन के लॉज क्या है बच्चों? जैसे एकदम आपके लिए हो गया, पर स्कूल में पढ़ लिया आपने, सबको पता है 2+3 5 होता है, 3+2 भी 5 होता है ना, ये सबको पता है। फॉर एग्जाम्पल बात कर दी मैंने ना, 1+2+3 करोगे, या पहले 2+3 करके बाद में 1 करोगे,
तो ये भी आपको पता है। तो इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये कुछ चीजें है ना। कैसे ऐड किया जाता है, डेसिमल में नंबर रहा तो कैसे ऐड किया जाता है, बहुत सारी चीजें आपने पढ़ी है। फ्रैक्शंस में नंबर रहा तो कैसे ऐड किया जाता है, ये सब चीजें आपने पढ़ी हुई है। तो आपको स्केलर मतलब प्योरली न्यूमेरिकल वैल्यू नंबर है तो उनको कैसे ऐड करते, सब्ट्रैक्ट करते, ये आप जानते हो। लेकिन जिस चीज को डायरेक्शन होती है, वेक्टर होता है, उनको कैसे ऐड करना, उसके कुछ अपने ही लॉज, अपने ही रूल्स होते हैं। और वो रूल अगर कोई फॉलो नहीं कर रहा है तो डायरेक्शन होने के बावजूद हम उनको वेक्टर नहीं है ऐसा बोलेंगे। जैसे कि करंट, जैसे कि प्रेशर, ठीक है। ये स्पेशल चीजें होगी। मतलब आपने, हमने जो पिछले पेज पे लिखा स्टूडेंट्स, वो डेफिनेशन अधूरी है। जो मैंने स्केलर को एरो करके लिखा ना अपने शॉर्ट में, कि वो उसको मैग्नीट्यूड होता है एंड वेक्टर को मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दो, तो ये थोड़ा अधूरा हो गया। स्कूल में आपको इतना ही पढ़ाया गया था, बट अब आपको क्या पता चला कि स्केलर चीज मतलब मैग्नीट्यूड होना सिर्फ जरूरी नहीं है, डायरेक्शन के साथ साथ अगर वो वेक्टर के लॉस फॉलो नहीं कर रहा है तो भी वो भी स्केलर ही होगा। ये बात आपको पता चल गई। ठीक है स्टूडेंट्स, this much you agree, this much is good extra knowledge addition to you. Just have this note noted with you, and हम फिर लॉस पढ़ना शुरू करेंगे कुछ मिनटों में। ठीक है, नीचे का कुछ कॉपी नहीं करना है, नीचे का मैंने बस समझाने के लिए बताया आपको कि एडिशन आपको आती है, नंबर्स की एडिशन, स्केलर की एडिशन मतलब नंबर्स की एडिशन है, सिंपल। तो वो आप लोग जानते हो। हमारे डेटाबेस में नाम नहीं है और ना ही, अच्छा आपने मंडे का लेक्चर बाद में देखा क्या? ना तो आपने बाद में देखा है। अच्छा, मैं अपनी लिस्ट से ज्यादा भरोसा। लॉज शुरू करने से पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, नोटेशन। नोटेशन म्हणजे आपण कसं दर्शवतो, त्या वेक्टर्सना दर्शवण्याची एक पद्धत राहणार आहे. देयर इज गोइंग टू बी वन पर्टिक्युलर वे ऑफ रिप्रेझेंटिंग, डिनोटिंग दोज वेक्टर्स. तो बिकॉज वेक्टर को स्टूडेंट्स डायरेक्शन होती है, डायग्राम देखना पहले, पहले मैं ज्योमेट्रिकली आपको समझाऊंगा। ज्योमेट्रिकली वेक्टर को ऐसे एक लाइन सेगमेंट से डिनोट करते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्रिकली वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड एज, तो मैं दो चीजें बता रहा हूं आपको, नोटेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, दोनों चीजें, रिप्रेजेंटेशन एंड नोटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा है, ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन, इट्स अ लाइन सेगमेंट, ओके, इट इज अ लाइन सेगमेंट्स। पहले समझ लो स्टूडेंट्स, मैं लिखने को बाद में टाइम दूंगा आपको, पूरा पेज खत्म होने के बाद मैं लिखने को थोड़ा सा आपको टाइम दे दूं। तो ज्योमेट्रिकली, थोड़ा सा नहीं, अच्छा का जितना जरूरी है टाइम आपको पूरा मिल जाएगा। तो लाइन सेगमेंट करके डिनोट किए जाते हैं, से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक है। तो लाइन सेगमेंट बट विथ एरो उस पे रहता है स्टूडेंट्स, विथ एरो, विथ एरो। तो ऐसा एरो उसको दे देंगे। तो आप ज्योमेट्री पढ़ने वाले, याद करने वाले बच्चे बोल देंगे कि सर ये तो रे होता था, है ना। लेकिन नहीं स्टूडेंट्स, इसको रे नहीं बोलते। क्यों रे नहीं बोलेंगे, यहाँ पे वेक्टर को रे करके क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि रे आपको पता है, रे इन्फिनिट तक जाता है, सबको पता है। रे को जहां जिस डायरेक्शन में एरो है इन्फिनिट तक जाता है, जैसे लाइन गोज इन बोथ द डायरेक्शन इन्फिनिटली, वैसे रे गोज इन वन डायरेक्शन इन्फिनिटली। बट क्या वेक्टर इन्फिनिटली डायरेक्शन में जाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि रे एक लाइन सेगमेंट, एक फाइनाइट लेंथ का होता है, ओके। लाइन सेगमेंट बोल दिया तो वो फाइनाइट, क्योंकि रे होता है इनफाइनाइट लेंथ का, रे इनफाइनाइट लेंथ का जाएगा, लाइन सेगमेंट एक फाइनाइट, सगळ्यांना कळतं ना फाइनाइट म्हणजे काय, एक दोन तीन चार लिमिटेड गोष्टी, इनफाइनाइट जे नाही आहे ते सगळं फाइनाइट. द लाइन सेगमेंट इज हैविंग, इट्स अ फाइनाइट लेंथ, ओके। बट एरो क्यों दिखाते हैं फिर, सर एरो देख के तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि वो रे है। एरो, एरो इज जस्ट टू शो द डायरेक्शन, डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा ना, तो डायरेक्शन दिखाने के लिए भी बेस्ट तरीका है कि यू शो एरो, एरो इज ओनली टू शो द डायरेक्शन। अच्छा, कुछ और नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझ ली स्टूडेंट्स। ए जो पॉइंट है उसको कहेंगे इनिशियल पॉइंट,
इनिशियल पॉइंट, उसका एक और नाम है टेल। टेल मतलब पूंछ, पता है ना, एनिमल्स की टेल होती है, पूंछ होती है, तो वो टेल। बी पॉइंट को आप बोलेंगे फाइनल पॉइंट। लिखना नहीं स्टूडेंट्स, हाँ, पहले समझ लीजिए। आपको बी कंफर्टेबल फर्स्ट विद द होल पेज देन कॉपी। फाइनल पॉइंट नाम है। फाइनल वर्ड को ही एक सिनोनिम है, समानार्थी शब्द है, टर्मिनल पॉइंट भी बोलेंगे उसको। त्याला आपण टर्मिनल पॉइंट पण म्हणू। एंड अनदर सिनोनिम इज इट टिप। टिप करके भी बोलते हैं उसको, टिप करके भी बोलते हैं। अनदर थिंग इज हेड। जैसे ऊपर टेल था वैसा हेड, हेड टेल। सिक्के के भी दो साइन साइड्स होती है, कॉइन को भी हेड एंड टेल होता है। तो यहाँ पे भी जो फाइनल पॉइंट है जहां पे एरो आता है उसको बोलते हैं हेड ऑफ अ वेक्टर, दैट इज टिप ऑफ अ वेक्टर। चार चार नाम है उसको, हेड, टिप, फाइनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। ऐसे अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग नामों से उसको जाने जाएंगे। कुछ भी इसमें से नाम है आपको समझ जाना चाहिए कि किस चीज की बात कर रहे हैं। ये हुआ रिप्रेजेंटेशन का की बात। व्हाट अबाउट नोटेशन? सो वेक्टर इज डिनोटेड एज, डिनोटेड म्हणजे त्याला दर्शवल्या जातं, इज डिनोटेड एज। ये भी अलग अलग तरीके से स्टूडेंट्स। पहला पॉइंट और दूसरा पॉइंट ऐसा लिख के सेगमेंट है तो उस पे एरो दे देते हैं। एक तो ऐसा ऊपर एरो दे देते हैं, और ऊपर सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन निकाल लेते हैं, ये भी चलता है। और कुछ बुक्स में, जैसे कि आपकी एनसीईआरटी बुक है, तो उसमें कैसा किया जाता है पता है? ऐसे बोल्ड लेटर्स में करते हैं। निशात को कुछ प्रॉब्लम है बेटा कनेक्शन में आज। बाकी स्टूडेंट्स को आवाज आ रही है ना बेटा? एम आई क्लियर, ऑडिबल? आवाज येते सगळ्यांना? येस ना, आवाज येते. ऑडिबल क्लिअर म्हणून टाईप करा, क्लिअर क्लिअर असं म्हणून टाईप करा, म्हणजे त्याला कळेल की बाकी सगळ्यांना आवाज येते. ओके, आवाज क्लिअर आहे, ठीक आहे, छान. तर स्टुडंट्स येतोय आवाज, गुड. तर डिनोटेड ॲज हे तीन पद्धत मी दाखवल्या तुम्हाला. ठीक आहे, तीन पद्धत मी तुम्हाला दाखवल्या. त्यातली पहिली सगळ्यात जास्त फेमस आहे, आपण तीच यूज करणार आहे. की असं इनिशियल फायनल पॉइंट असं ए बी दोघांचे नावं लिहिले आणि त्याच्यावरती एक एरो देऊन दिला, एक एरो उसके ऊपर दे दिया. ये मोस्ट कॉमन है. हाँ? जो सेकंड वाला है वो थोड़ा लेजी लोगों के लिए। अपन जब लेजी हो जाएंगे तो पूरा एरो लिखना नहीं है, तो सिर्फ ऊपर ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन लिख लिया तो भी चल जाता है, समझ जाना है वो वेक्टर है। और तीसरा जो है वो मेनली बुक्स में यूज करते हैं। कुछ कुछ बुक्स में वो ऊपर का एरो देना उनको अच्छा नहीं लगता या कन्वीनियंट नहीं लगता, तो वो लेटर को बोल्ड कर देते हैं। बोल्ड मतलब आपको समझता है ना, थोड़ा सा ऐसा थिक कर देते हैं, उसका थिकनेस बढ़ जाता है उन लेटर्स का। सो थिक फॉन्ट में उसको लिख देंगे तो फिर वो समझ जाता है। बट सर इफ देर इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन हाउ कैन वी गेट डायरेक्शन? नो नो, ये बेटा नोटेशन है। इससे आपको पता नहीं चलेगा कि उसकी डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है, वेस्ट है, नॉर्थ है, साउथ है, ये तुझे नहीं पता चलेगा उससे। बस ये पता चलेगा कि ए बी वेक्टर है यहाँ पे। ओके, दैट्स इट। तुझे ये पता चलेगा कि ए बी यहाँ पे स्केलर को नहीं डिनोट कर रहा है, एक वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट कर रहा है, दैट्स इट। नोटेशन पर से आपको सिर्फ इतना ही पता चलेगा। यस, गुड क्वेश्चन। नोटेशन से आपको इतना ही पता चलेगा। इसको पढ़ते कैसे है स्टूडेंट्स? हाउ डू यू रीड इट? इट इज रेड लाइक दिस, इट इज रेड एज, आप इसको पढ़ते हो ए बी बार, ए बी बार, चाहे ये हो या ये हो, इसको आप ए बी बार करके पढ़ते हैं। बार मतलब ऊपर जो एरो है उसको हम बार करके पढ़ते हैं शॉर्ट में, बार, ए बी बार। बार मतलब एरो को भी बार बोलते हैं स्टूडेंट, ऐसी जो लाइन है उसको भी बार कहा जाता है, दैट्स व्हाई ए बी बार करके इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलो, ऑल ऑफ यू ओके विद दिस मच? तो अब लिख लीजिए, रिप्रेजेंटेशन क्या हुआ? ज्योमेट्रिकल। और नोटेशन क्या हुआ? ऐसा हम उसको ए बी ऐसा करके क्या लिखेंगे, वर्ड्स में, लेटर्स में कैसा लिखेंगे, दैट इज नोटेशन। और ज्योमेट्रिकली डायग्राम में कैसे दिखाएंगे, दैट इज अ रिप्रेजेंटेशन आई हैव टॉक्ड अबाउट। आरएचएस वाला रिपीट, ओके। आरएचएस वाला पार्ट निशाद, इट्स सिंपली अबाउट ए पॉइंट और बी पॉइंट को क्या कहा जाता है।
ओके, ए पॉइंट के कुछ नाम है, वो नाम मैंने बताया, जहां से शुरू करते हैं उसको इनिशियल पॉइंट बोलेंगे, और जहां पे खत्म करते हैं बी को फाइनल पॉइंट, और उसे के कुछ अलग नाम है वो बताया मैंने बस। इनिशियल पॉइंट को टेल बोलते हैं, यानी फाइनल पॉइंट को हेड बोलते हैं, टिप बोलते हैं, बस ये उसके नाम है, ये आपको समझना चाहिए। उस नाम से किसी ने पुकारा तो आपको समझना चाहिए, दैट्स इट। चलो ठीक है। नेक्स्ट लाइन में एक चीज लिख लीजिए, इतना होने के बाद लिख लीजिए, समटाइम्स, समटाइम्स इन शॉर्ट, लिख लो मेरे साथ साथ ही लिखो, समटाइम्स इन शॉर्ट वेक्टर इज डिनोटेड, vector is denoted by a single letter with arrow on its top, arrow in bracket बार भी लिख सकते हो, arrow on its top, on its top, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, फॉर एग्जाम्पल देख लो, दिखा रहा हूं मैं आपको, आई विल शो यू। ये एक ए बी वेक्टर है स्टूडेंट्स, और मान लो यहाँ पे एक 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 दूसरा वेक्टर है, ये बीच से सी जाने वाला एक दूसरा वेक्टर है, ठीक है। तो कभी कभी क्या करते हैं, ये पूरा ए बी जो वेक्टर ना, उसको एक सिंगल नोटेशन देते हैं। मान लो ये फोर्स है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, मान लो ये फोर्स है, तो इसको बोल देंगे F1 बार, और दूसरा एक फोर्स है तो फोर्स F2 बार, पहला फोर्स और दूसरा फोर्स, तो F1 बार और F2 बार ऐसा बोल देंगे, ठीक है। तो दोनों वेक्टर्स है, F1 बार F2 बार आर फोर्सेस, ओके, फोर्सेस मैंने बोला, तो फोर्सेस आर व्हाट, दे आर वेक्टर क्वांटिटीज, राइट, फोर्सेस आर वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटीज। तो क्या आपको समझ रहा है F1 का हेड क्या है, टेल क्या है? F1 का हेड बताएगा कोई मुझे, सिर्फ हेड बताओ, F1 का हेड क्या है? बी, वेरी गुड, F1 का हेड इज बी। और F1 का टेल क्या है स्टूडेंट्स? F1 का टेल इज ए, गुड, ठीक है। F1 बार बोलना चाहिए मुझे। अच्छा, F2 बार का हेड क्या है? F2 बार का हेड क्या है? F2 बार का हेड है पॉइंट सी, और F2 बार का टेल क्या है? F2 बार का टेल क्या है? पॉइंट बी, ठीक है। तो पॉइंट बी का डबल रोल है यहाँ पे, पॉइंट बी ये F1 बार का हेड भी है, F1 बार का हेड भी है, और F2 बार का टेल भी है। तो आपको आगे बात समझ में, तो पूरा ए बी बार मतलब इन अनदर वर्ड्स, यह F1 बार ही ए बी बार है, और F2 बार ही बी सी बार है, ये आपको समझना है, ठीक है। F1 बार ही ए बी बार है, और F2 बार ही बी सी बार है। तो दो दो वर्ड ए बी बी सी ऐसा डिनोट करने के बदले शॉर्ट में हम F1 F2 ऐसा भी बोल सकते हैं। F1 F2 G1 G2 PQR XY, कुछ भी एक सिंगल नोटेशन से भी वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं। ये मैंने ये लिखा दिया यहाँ। Sir, in the arrow, the tip is denoted like a filled triangle or like this. Oh, okay. नाही, ऐसा कोई रूल नाही आहे, कारण की जर तुम्ही हे बघितलं ना,
जर वर्ड फाईल जर तुम्ही बघितल्या, इफ ऑल ऑफ यू यूज द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, तो वर्ड फाइल के लिए या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन या एक्सेल शीट में तो नहीं आएगा ये एरो, लेकिन वर्ड फाइल या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कहीं में आएगा, तो उसमें एरोज बहुत टाइप के होते हैं। फील्ड सॉलिड एरो भी होते हैं और सिर्फ ऐसे एरोज भी होते हैं, मतलब ना जो तूने पूछने चाहा वैसे, तो वैसा कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग दिखेगा, दैट इज नॉट रूल, ठीक है। कोई सिर्फ ऐसा एरो करके डिनोट करे या सॉलिड एरो करके डिनोट करे, ये चलता है। इवन कुछ बुक्स में तो आपको बीच में एरो दिखेगा, सेगमेंट के बीच में एरो दिखता है, ना हेड पे ना हेड पे भी एरो नहीं दिखता है, ओके। हेड पे भी एरो नहीं दिखाते हैं, कभी कभी बीच में एरो दिखाते हैं सिंपल ऐसा, तो वो भी चलता है, ठीक है। तो वो कोई रूल नहीं है, फील्ड एरो चाहिए कि ऐसा सिर्फ धार वाला कोने वाला एरो चाहिए, ऐसा कोई रूल कभी पढ़ने में नहीं आया है, तो कुछ भी चलेगा, एनी ऑफ दैट इज ओके, आपको जो पसंद है वो चलेगा उसमें से, कोई उसमें स्ट्रिक्ट रूल नहीं। चलो, नाइस, गुड क्वेश्चंस, आप लोग सोचते सोचते समझते समझते कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, गुड। और कुछ किसी को सवाल आ रहा है, पूछ ले बच्चों। चलो, यहां तक परफेक्ट है, क्लियर है। पार्थ लिख ले बेटा, वेट कर रहा हूं मैं कुछ सेकंड और, लिख लीजिए, चलेगा। अच्छा, नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट्स इज, नेक्स्ट थिंग इज अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, एक तो आपको ऑलरेडी किसी ने सवाल पूछा था तो मैंने बता दिया था कि मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो, है ना, इट्स जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, विथ यूनिट भी हो सकती है, कैन बी विथ यूनिट, मे बी विथ यूनिट, अगर किसी चीज को यूनिट है तो वो यूनिट के साथ भी हो सकती है, कैन बी विथ यूनिट ऑल्सो, ये मैग्नीट्यूड का मतलब है, ठीक है। बट यहां पे जब मैं ए बी बार करके, जब मैं ए बी, अच्छा ठीक आहे, मराठी जर सगळ्यांना सगळ्यांना कम्फर्टेबल आहे का स्टूडेंट्स, मराठी मराठीत बोललेलं सगळ्यांना चालणार आहे का? क्या कोई ऐसे स्टूडेंट्स है यहाँ पे जिनको सर मुझे मराठी समझ में नहीं आएगी आप बोलेंगे तो, ऐसा कोई है क्या? तो टाइप करके बताओ कि सर मराठी नहीं समझती, आय कांट अंडरस्टँड मराठी, जस्ट टाइप इफ यू डोंट अंडरस्टँड मराठी, ठीक आहे, नाही तर मी मराठी मिक्स करून बोलेल, ठीक आहे। हिंदी जर तुम्हाला हिंदीपेक्षा मराठी जास्त कम्फर्टेबल असेल तर आय कॅन टॉक विथ यू इन दैट। हाँ, म्हणूनच उन्हीं स्टूडेंट्स को पूछ रहा हूँ जो अलग स्टेट से है, नॉर्थ इंडिया से या साउथ इंडिया से, अगर कोई स्टूडेंट्स अपने पास है जो कि सिर्फ इंग्लिश या सिर्फ हिंदी समझते हैं, इफ यू ओनली अंडरस्टैंड इंग्लिश और ओनली हिंदी, आर देर एनी सच स्टूडेंट्स, देन टेल मी, ओके। मराठी समजून जाते हैं सगळ्यांना बहुतेक, ओके, समजून जाते हैं, राइट, समझून जाता है मराठी, इतना यहाँ पे रहने के बाद या इंटरैक्ट करने के बाद एवरीबडी अंडरस्टैंड्स यस। अभी तक तो मुझे किसी ने टाइप करके नहीं बोला कि सर मला कळणार, समझ में नहीं आएगी करके, तो ठीक है, तो पोल की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, आई विल कंटिन्यू विथ मराठी ऑल्सो इन बिटवीन। चला, अगर किसी को प्रॉब्लम हुआ कि सर आपने अति शुद्ध मराठी शब्द का इस्तेमाल कर दिया, मुझे समझ नहीं आया, है ना, सो यूज सच अ प्योर मराठी वर्ड कि आई हैव नेवर हर्ड इट, आई डिडंट अंडरस्टैंड, इन दैट केस जस्ट आस्क मी टू रिपीट, अगर गलती से ऐसा कुछ हो गया तो, अदरवाइज समझ गए तो अच्छी बात है। तर स्टुडंट्स, इथे आय वॉज टेलिंग की जेव्हा आपण वेक्टरला ए बी बार म्हणून डिनोट करूया, वेन एव्हर वी विल डिनोट अ वेक्टर बाय ए बी बार, तेव्हा त्याचं मॅग्निट्यूड कसं डिनोट करतात माहितीये का, या सिम्बॉलनी, या सिम्बॉलनी साईडला अशा व्हर्टिकल लाईन देऊन त्याला सिम्बॉलनी डिनोट करतात, याचा अर्थ आहे दिस मीन्स मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी बार, दिस इज द मीनिंग ऑफ मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, मोड नाही बेटा, मोड नाही, मोड नाही, मोड वेगळी गोष्ट,
दिस इज नॉट मोड, ये स्टैटिस्टिक्स का मोड नहीं है, दिस इज मॉड, मॉड्यूलस कहते हैं इसको, मॉड्यूलस कहो या तो एमओडी मॉड कहो, ओके है ना, याला प्रोनाउंसिएशन तुम्हें करणार मोड, ठीक है, एमओडी इज मोड, बट दिस इज मॉड, ओके, दिस इज मॉड, तो यहाँ पे दिस इज मॉड सिंबल, ओके, मॉड्यूलस मींस मॉड, मॉड्यूलस का शॉर्ट फॉर्म मॉड है, तो ए बी बार का बाजू में जो है दैट इज कॉल्ड एज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी बार, येस, त्याला वाचायचं कसं, तर त्याला वाचतो आपण, इट इज रेड एज मॉड ऑफ ए बी बार, मॉड ऑफ ए बी बार, मॉड, मॉड ऑफ ए बी बार, त्याला आपण वाचूया मॉड ऑफ ए बी बार, म्हणजे मॅग्निट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, म्हणजेच लेंथ पण स्टुडंट्स, सेगमेंट आपण लिहितो ना, तर लेंथ ऑफ वेक्टर सेगमेंट ए बी बार, वेक्टरचा जो सेगमेंट असेल ए बी बार त्याची लेंथ, तर मॅग्निट्यूड हीच त्याची लेंथ असते, जेव्हा जॉमेट्रिकली आपण त्याची लेंथ काढणार तर लेंथ ऑफ दॅट वेक्टर विल बी नथिंग बट मॅग्निट्यूड ऑफ दॅट वेक्टर, ठीक है, and it is also denoted by AB, simply AB, okay, because it is length it can be also denoted by simply AB किंवा length of AB, ये सब ज्योमेट्री में आप डिनोट करते थे, राइट, सेगमेंट जेव्हा लिहायचं तर आपण फक्त एबी लिहिलं म्हणजे काय, त्याची 2 सेंटीमीटर, एबी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, एबी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, असं लिहायचं ना, सो दॅट इज सेम थिंग एज लेंथ ऑफ अ वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, चला चला, can I ask you some simple questions on this, students? Can I ask you some simple question on this on next page? Okay. हे लिहिणं झालंय सगळ्यांचं. So we will have a question on next page. We will have some questions on the next page. Here is the question. I'll give you one nice rectangular coordinate system. Rectangular coordinate system. Here points 1, 2, 3, 4, etc. on x-axis. Even -1, -2, -3, etc. points. And then on y-axis also I'll give you 1, 2, 3, etc. नीचे भी -1, -2, -3 ऐसे. Okay. Then this is point A. Okay, this is point A. Then I have here this is point B. Then I have this is point C. Okay, this is point C. ठीक है, point and origin जो है उसको I'll call point O. So I am asking you to find, I'll ask you many questions. First question, I'll ask you ए बी बार का मॉड ऑफ ए बी बार, ये मेरा पहला सवाल है. कैन यू गिव मी द आंसर? ए बी बार का मॉड, दैट इज माय फर्स्ट क्वेश्चन. कैन यू गिव मी द आंसर? ओके, सम आन्सर्स आर कमिंग. काही आन्सर येतात आहे, बघूया सगळेजण ऍग्री करतात का त्यांनी. चालेल, परफेक्ट, एकदम परफेक्ट. 3 इज द करेक्ट आन्सर. आता इथे काही युनिट, इथे काही सेंटीमीटर मीटर असं काही दिलेलं नाहीये, तर यू कॅन इधर से फक्त 3 किंवा 3 युनिट्स ऑल्सो, यू कॅन से 3 युनिट्स, जे काही युनिट वापरायचं असेल ते. सध्या आपल्याला युनिट्स इज नॉट गिवन, सो यू कॅन सिम्पली से 3 और 3 युनिट्स. ओके, so that is about AB bar. That is about AB bar. My second question, student, is about BC bar. BC bar. So what is mod of BC bar? What is mod of BC bar?
व्हाट इज मॉड ऑफ BC बार? अब थोड़ा सा कुछ लोगों को कन्फ्युजन हुआ. काही जण निगेटिव्ह मध्ये उत्तर द्यायला लागलेत. कोणी 3 सांगतायत. 3 तर नाही बघा स्टुडंट्स, 3 नाही ना, 4 राहील, राईट? 4. आणि निगेटिव्ह आन्सर नाही येणार स्टुडंट्स, कारण तुम्ही जर केअरफुली मागची स्लाइड वाचली असेल तर इट्स अ लेंथ. लेंथ इज नेव्हर निगेटिव्ह स्टुडंट्स. ओके, लेंथ इज नेव्हर निगेटिव्ह, म्हणून मॅग्निट्यूड इज नेव्हर निगेटिव्ह. पाहिजे असेल तर लास्ट स्लाइडवर एकदा ही गोष्ट ऍड करून घ्या. आय ऍड इट हिअर. Add it here कि magnitude of vector AB, magnitude of vector AB, it is always, I would write non-negative. पॉजिटिव नहीं लिखूंगा मैं, इट इज ऑलवेज नॉन निगेटिव. अगर मैं स्टेटमेंट बोलूं मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव, ट्रू और फॉल्स, आंसर इज फॉल्स. मॉड इज ऑलवेज पॉजिटिव इज नॉट ट्रू स्टेटमेंट. Mod is not always positive. Mod of the number is not always positive. ये है बुक्स में कहीं पे क्वेश्चन, इट इज देयर. तो mod is always positive is true or false? False. क्यों? क्यों false? क्यों false? क्योंकि it can also be, may or may not be positive. May not be positive तो क्या होगा फिर? अगर mod, it can be negative, कुछ भी. mod can be negative, wrong statement. मैं बोल रहा हूँ mod can be negative, wrong statement. लेकिन mod is always positive, false. Yes, because it can be zero also. Correct. Zero length भी हो सकती. Don't you have length 0? सेगमेंट जहां से शुरू हुआ वहीं पे खत्म, देन यू विल कॉल इट एज अ लेंथ 0. इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं. परफेक्ट वर्डिंग इज magnitude of a vector is always non-negative. Non-negative meaning 0 or positive. 0 और पॉजिटिव दोनों चल. ये लिख लीजिए ये कमेंट भी. ठीक है, क्वेश्चन से पहले, क्वेश्चनच्या आधी जिथे मॉड मॅग्निट्यूड लिहिलंय तिथे लिहून घ्या. मॅग्निट्यूड इज ऑलवेज नॉन निगेटिव्ह. So now you agree that answer will be 4 units, right? It will not be -4, answer will be 4 units. Very good. My next question to you students is about mod of AC bar. AC bar. AC bar भी एक वेक्टर रहेगा. AC bar vector will also be existing, right? Mod of AC bar vector जो रहेगा. Perfect answer students. 5 units is the perfect answer. 5 units is the perfect answer. Now may I go to little tougher questions? Little tougher questions. Chalo. Mod of OA bar. फंस गए देखो, फंस गए, फंसा दिया मैंने आपको. ओहो, ओ मॉड ऑफ OA बार. नागनाथ शेर के, बहुत अच्छे. पहला सही जवाब मुझे तुझसे मिला. After many wrong answers from many students, now this is the correct answer. Nagnat, Amruta, Tanishk, Abhi. Root 2. Students, it's about length, right? कुठे A point बघा सगळ्यांनी. काय तुम्हाला जॉमेट्रीचं आठवलं? डिस्टन्स फॉर्म्युला वगैरे म्हणा किंवा पायथागोरस थेरम पण म्हणा, काही पण वापरा. डिस्टन्स फॉर्म्युला किंवा पायथागोरस थेरम. हा एक साइडचा एक छोटासा स्क्वेअर बनतोय. OA is nothing but a diagonal of that square. Do you agree students? OA is nothing but a diagonal of that square. तर OA लेंथ किती होणार आहे? OA लेंथ होणार आहे √2. पायथागोरस थेरम पण तुम्ही वापरू शकता. सो इट इज गोइंग टू बी √2 units. Do you agree students? All of you?
Yes. Okay. Take little more nicely tough question. Second, I am asking BO bar. Mod of BO bar. Next, fifth question, I am asking mod of BO bar. And then next question, I am asking mod of BB bar. Mod of BB bar. So the फिफ्थचा आन्सर सेपरेटली सांगा आणि सिक्स्थचा सेपरेटली सांगा. आधी फिफ्थ. ओके, कोणीतरी सिक्स्थचं ऑलरेडी व्हेरी गुड आन्सर सांगितलंय. परफेक्ट. आणि फिफ्थचे पण करेक्ट आन्सर यायला लागले. व्हेरी गुड स्टुडंट्स, फॅन्टॅस्टिक, व्हेरी गुड. फिफ्थचं रूट 17 आणि सिक्स्थचं, सिक्स्थ इज अ व्हेरी डिफरंट क्वेश्चन. Sixth is a very different question. Its magnitude will be 0. Perfect. It's no length. B to B, there is no length, right? Zero length. So you will call 0 unit. 0 units. Correct. Okay. Everybody is clear up to this point, students? Everybody is perfectly clear up to this point? Nice. Okay. Wonderful. Now, next page, students. I am coming to something very important. Okay. Laws of vector addition. लिहा. Laws of vector addition. Laws of vector addition. आपल्या सिलेबस मध्ये 3 लॉज आहेत स्टुडंट्स. त्या 3 पैकी एक लॉ मी तुम्हाला आज पूर्ण शिकवणार क्लासमध्ये. बाकी दोन्ही तुम्हाला होमवर्क मध्ये आज वाचायला असतील. आज इव्हिनिंगला 6 वाजता नंतर रात्रीपर्यंत कधी पण अर्धा तास वेळ देऊन तुम्हाला ते वाचून काढायचंय. कुठून वाचून काढायचंय? मी बुक पण सांगेन. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड 11चं बुक. हार्ड कॉपी नसेल तुमच्याकडे, ती सॉफ्ट कॉपी मिळेल. अर्धा तासमध्ये यू हॅव टू रीड दॅट लॉ. होमवर्कला काय आहे तुम्हाला? होमवर्कला सेकंड लॉ आहे तुम्हाला पॅरलेलोग्राम लॉ. पॅरलेलोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर ऍडिशन. आणि एक तिसरा आहे पॉलिगॉन लॉ. जर हा लॉ तुम्हाला त्या पुस्तकात नाही भेटला तर तुम्ही गुगल सर्च करा, कुठे अजून शोधा. बट दीज टू इज युअर टुडेज होमवर्क. Okay, this too is today's your homework. These two laws is your today's homework. And the very first law which I will do in the class, it is triangle law. Simple beginning, triangle law of vector addition. Okay, triangle law of vector addition. मला आधी समजून घेऊ द्या हा बोर्डवरती आणि त्याच्यानंतर तुम्ही लिहायचंय. त्याच्यानंतर तुम्ही लिहायला सुरुवात करायची. बघा स्टुडंट्स, इथे माझ्याकडे एक वेक्टर आहे. ठीक आहे. या वेक्टरला काय इनिशियल पॉइंट काय असेल, फायनल पॉइंट काय असेल, त्याला मी काहीच नावं देत नाहीये. दिस इज नो नीड. पूर्ण वेक्टरला आय एम डायरेक्टली कॉलिंग वेक्टर पी बार. ओके, we will call it as a vector p bar. I have denoted as a vector p bar. Okay, then I have another vector, say I have this another vector, I have another vector say q bar. ठीक आहे, दोन वेक्टर्स मी डायग्राम वर काढले आहेत. q bar, another vector is q bar. ओके, जे पी बारची लेंथ असेल स्टुडंट्स, त्या पी बारच्या लेंथला मी म्हणेल पी, सिम्पली पी. आणि क्यू बारची जी लेंथ असेल, दॅट इज मॅग्निट्यूड असेल, त्याला आपण सिम्पली काय म्हणूया? क्यू म्हणूया. आता लॉ आपला आहे ट्रायंगल लॉ. वी आर गोइंग टू स्टडी ट्रायंगल लॉ. तर ट्रायंगल बनायला पाहिजे. ट्रायंगल बनायला पाहिजे की नाही?
ट्रायंगल लॉ साठी ट्रायंगल बनायला पाहिजे. आता हे दोन वेक्टर्स मी काढले ते एकदम दूर दूर आहेत. तो हाऊ आर यू गोइंग टू मेक ट्रायंगल? हाऊ आर यू गोइंग टू मेक ट्रायंगल युजिंग दिस ट्रायंगल लॉ? So there is a small concept called as parallel shifting. So let's parallel shift. Let's do parallel shift of q bar. Let's do parallel shift of q bar. Parallel shift म्हणजे कळतं का तुम्हाला? कोणाला कळालं का नावावरून? अंदाज आला का पॅरलल शिफ्ट म्हणजे काय असेल? पॅरलल वर्ड करतो, शिफ्ट म्हणजे जागा बदलणे, पॅरलल म्हणजे पण कळतं. तर पॅरलल शिफ्ट त्याला असं करूया आपण की एक ट्रायंगल बनू शकेल. कसं करणार आहे? ओके, अशा प्रकारे, लाईक दिस. त्या क्यूबारलाच इथे उचलून आणून दिलं, लाईक दिस. ठीक आहे. बिकॉज आपण याला पॅरलल शिफ्ट केलाय स्टुडंट्स, पॅरलल शिफ्ट केलेलं आहे, तर काय मी त्याची लेंथ बदलली का? पॅरलल शिफ्ट करताना मी काय क्यू वेक्टरची लेंथ बदलली का? नाही. काय मी त्याची डायरेक्शन बदलली का? डायरेक्शन बदलली का? नाही. ठीक आहे, डायरेक्शन पण बदलली नाही. ना मॅग्निट्यूड बदलला ना डायरेक्शन बदलला. याचा अर्थ तो क्यू आणि हा क्यू वेक्टर, दे आर सेम वेक्टर, बिकॉज इट्स मॅग्निट्यूड इज ऑल्सो सेम, डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम. म्हणून आपण त्यांना सेम वेक्टर म्हणू. येस येस, आपण ते पी ला पण मूव्ह करू शकत होतो. बिलकुल करेक्ट. आपण क्यू ला मूव्ह केलं, त्याचं आवश्यक नव्हतं की क्यू लाच मूव्ह करायला पाहिजे. आपण पी ला पण मूव्ह करून ट्रायंगल बनवू शकत होतो. बिलकुल करेक्ट आहे. कोणत्या पण वेक्टरला आपण असं पॅरलल शिफ्टिंगनी मूव्ह करणार आहे. ओके, सो वी आर गोइंग टू बी एबल टू पॅरलल शिफ्ट वेक्टर. पॅरलल शिफ्ट केल्याने ना त्याची लेंथ बदलायची आहे, म्हणजे मॅग्निट्यूड नाही बदलायचं, आणि डायरेक्शन पण बदलायची नाहीये. ओके, ऑल्सो अनदर ऑब्झर्वेशन फॉर ट्रायंगल लॉ इज फर्स्ट वेक्टर, ज्याला कोणता ना मी पहिला वेक्टर, इथे पी ला मी पहिला म्हणेल, क्यू ला दुसरा म्हणेल. तर फर्स्ट वेक्टरच्या हेडला जॉईन करायचं सेकंड वेक्टरचं टेल. You have to always join first vector's head को second vector's tail. जिसको भी आपने first बोला, p bar plus q bar करना है, then p bar plus q bar करताना p bar is a first vector and q bar is a second vector. तर पहिल्या वेक्टरच्या हेडला दुसऱ्या वेक्टरचा टेल जॉईन करणार, अशा प्रकारे पॅरलल शिफ्ट करणार. Is it okay, students? Is it okay? This is the rule, this is the law, this is the triangle law. ठीक है, आधे बीच में तक आधा लॉ हुआ है. ओके, काय प्रश्न येतोय कमेंट वरती? सर नाउ क्यू बार इज अबोव पी बार, सो वी कॅन अप्लाय इट बिलो पी बार. हा, बिलो पण जॉईन करता येईल बेटा, बिलो पण पॅरलल शिफ्टिंग करू शकतो तू. मी पुढच्या पेजवर दाखवते. ठीक आहे, गुड क्वेश्चन. पण त्यांनी आपण ट्रायंगल लॉ अप्लाय नाही करू शकणार इथे, कारण की जर तू पी बारच्या असा इथला जो क्यू बार होता तो तू असा खालून असा आणला, त्यांनी प्रश्न केलाय की सर जो असा आणला, श्रवण इज आस्किंग द क्वेश्चन की सर जर क्यू बार असा आणला तर या केसमध्ये असं चालेल का? हो चालेल, तसं तर शिफ्टिंग चालतं, पण ट्रायंगल याने पण ट्रायंगल बनतो. पण ट्रायंगल लॉची एक अजून कंडिशन जी मी लिहिली आहे की पहिल्याच्या हेडला दुसऱ्याचं टेल लागायला पाहिजे, तर ती कंडिशन नाही होणार, म्हणून असा ट्रायंगल लॉ लावता नाही येणार. जरी पॅरलल शिफ्टिंग तसं करणं पॉसिबल आहे, करेक्ट आहे, पण त्यांनी ट्रायंगल लॉ लावता येणार नाही. ठीक आहे, ट्रायंगल लॉची कंडिशन आहे की असं शिफ्टिंग तुम्हाला करायचं ज्यांनी पहिल्याच्या हेडला दुसऱ्याचा टेल लागेल. ओके, दॅट इज द रूल. नाव स्टुडंट्स, आता खरोखर येतोय ट्रायंगल लॉचं पूर्ण स्टेटमेंट, फायनल स्टेटमेंट. ट्रायंगल लॉचं पूर्ण स्टेटमेंट येत आहे. ऑडिबल स्टुडंट्स, आवाज क्लिअर आहे सगळ्यांना? हा, ओंकारलाच फक्त त्रास येतोय, बाकी सगळ्यांना आवाज क्लिअर आहे. क्लिअर आहे, एकदा क्लिअर टाईप करून द्या कोणीतरी, म्हणजे त्यांना आवाज क्लिअर आहे हे कळेल. साऊंड क्लिअर, आवाज क्लिअर, गुड, ठीक आहे. तर आता असली ट्रायंगल लॉच डेफिनेशन आहे की जेव्हा आपण
पी बार आणि क्यू बार ऍड करणार. जेव्हा आपण पी बार या वेक्टर मध्ये क्यू बार हा वेक्टर ऍड करणार, ऍडिशन करणार आणि त्याचं उत्तर जे काही येणार त्याला जर मी आर बार नाव दिलं, काहीतरी नवीन नाव दिलं आर बार, काहीतरी त्याला नवीन नाव दिलं आर बार, जर मी त्याला नवीन नाव दिलं दोघांच्या ऍडिशनला आर बार, तर ट्रायंगल लॉ काय म्हणतो की डायग्राम मध्ये तुम्ही तो वेक्टर कसा दाखवणार की पी च्या पहिल्या इनिशियल पॉइंट पासून क्यू च्या फायनल पॉइंट पर्यंत, पी च्या इनिशियल पॉइंट पासून क्यू च्या फायनल पॉइंट पर्यंत जे वेक्टर राहणार ते ऍडिशनचं आन्सर राहणार. दिस इज ट्रायंगल लॉ. आता आपलं ट्रायंगल लॉचं स्टेटमेंट कंप्लीट झालं आणि डायग्राम पण कंप्लीट झाली. समजलं का स्टुडंट्स लॉ? इज इट क्लिअर? इट इज सिम्पल ना स्टुडंट्स. इट इज लाईक, आता जर मी तुम्हाला नावं दिले, नावं जर डायग्राम मध्ये दिले, नावं जर डायग्राम मध्ये दिले, येस लेंथ बद्दल बोलतो मी, जर नावं दिले पॉइंट्सला, पहिला पॉइंट मी ए नाव दिलं, दुसऱ्या पॉइंटला मी बी नाव दिलं, तिसऱ्या पॉइंटला मी सी नाव दिलं, म्हणजे काय तुम्हाला हे कळालं का स्टुडंट्स की पी बारनी काय काम केलं? पी बार आपल्याला ए वरून बी वर घेऊन गेला आणि क्यू बार आपल्याला बी वरून सी वर घेऊन गेला. ठीक आहे, तर पी बार आपल्याला ए वरून बी वर घेऊन गेला आणि क्यू बार आपल्याला बी वरून सी वर घेऊन गेला. तर दोघांनी मिळून काय काम केलं? दोघांनी मिळून इफेक्टिव्हली आपल्याला कुठून कुठे घेऊन गेले? ए वरून सी वर घेऊन गेले. देअरफॉर दोघांची ऍडिशन विल बी ए टू सी. ए ते सी पर्यंतचा जो वेक्टर आहे तो दोघांचा ऍडिशन असेल. सर आर बारला डॉटेड दाखवण्याची गरज आहे का? नाही नाही नाही, असं काही नाहीये बेटा. रिझल्टला ऍडिशनला डॉटेड दाखवायला पाहिजे असं काही नाहीये. मी जस्ट तुम्हाला थोडा फरक कळावा म्हणून रंग बदलतो आहे आणि असं डॉटेड काढतोय. असा काहीच रूल नाहीये की डॉटेड वगैरे लिहायचं, असा काहीच रूल नाहीये. तो समजण्यासाठी म्हणून मी ते तसं काढलंय, बाकी काहीच नाही. तो थोडासा वेगळा दिसावा म्हणून त्याचा रंग आणि डॉटेडनेस मी काढलाय, पण असं डॉटेड काढण्याची काहीच असा रूल नाही. ठीक आहे, यू कॅन इवन डिनोटेड बाय स्ट्रेट कंप्लीट सॉलिड लाईन ऑल्सो. ठीक आहे, येस. तर नवीन वेक्टर जे उत्तर येत आहे बघा स्टुडंट, त्याची लेंथही वेगळी राहू शकते, एकदम है ना, एकदम जास्त लेंथ राहू शकते, असं एव्हरीथिंग इज पॉसिबल. इट्स अ न्यू वेक्टर, त्याचं लेंथही वेगळी आहे, त्याचं डायरेक्शनही वेगळी आहे. प्लीज नोट स्टुडंट्स, त्याची डायरेक्शन पण वेगळी आहे, त्याचं लेंथ पण वेगळं आहे. ओके, लेंथ पण वेगळी आहे त्याची. इज इट क्लिअर? कळतंय, रूल कळतोय स्टुडंट सगळ्यांना इथपर्यंत? हा, इट इज समथिंग लाईक पायथागोरस. पण चला इतकं लिहून घ्या, मग पुढच्या स्टेपवर मी लेंथ बद्दल बोलतो. पुढच्या पेजवर आपण लेंथ काढू, आरच्या लेंथचा फॉर्म्युलाच बनवून टाकू आपण. ओके, वी विल मेक अ फॉर्म्युला फॉर लेंथ ऑफ आर. नोटेड आहे, चला छान. डन ना? चला पुढील एक वाक्यामध्ये असं लिहून घ्या, इन अदर वर्ड्स ट्रायंगल लॉ सेज, लिहून घ्या माझ्यासोबत. इन अदर वर्ड ट्रायंगल लॉ सेज दॅट AB bar plus BC bar is equal to AC bar. Okay, AB bar plus BC bar
इज इक्वल टू ए सी बार. दिस इज ट्रायंगल लॉ. बिना डायग्राम के अगर आपको बताना रहेगा तो दिस इज ट्रायंगल लॉ. ए बी बार प्लस बी सी बार इज इक्वल टू ए सी बार. म्हणजे ए ते बी पर्यंत जाणे प्लस बी ते सी पर्यंत जाणे इज इफेक्टिवली सेम ॲज ए पासून सी पर्यंत जाणं. चला आता मी काय करतोय, मागच्या पेजवरची डायग्राम जी ही आपण काढली आहे ती मी एकदा परत काढतोय. एक आपण फॉर्म्युला बनवण्याचा ट्राय करू. आपण एक फॉर्म्युला बनवण्याचा ट्राय करूया. आय विल रीड्रॉ सेम डायग्राम इथे. बघा ए बी बार म्हणजे त्याला मी पी बार लिहितोय फक्त. तर पी बार वेक्टर असा, एक क्यू बार वेक्टर असा. ठीक आहे. आणि एक जे आन्सर आपले येत आहे त्याला मी मुद्दामून पिंक कलर मध्ये एका वेगळ्या रंगातच दाखवणार आहे. दॅट इज आर बार. आता मी या वेक्टरचे फक्त लेंथ लिहितोय स्टुडंट्स बघा. ठीक आहे. आय एम ओनली रायटिंग लेंथ आर. आणि इथे मी लिहितोय लेंथ पी आणि इथे मी लिहितोय लेंथ क्यू. ठीक आहे. लेंथ क्यू. आणि हा जो बाहेरचा अँगल आहे त्याला मी म्हणतोय अँगल थीटा. हे नाव देतोय. माझा एक तुम्हाला प्रश्न आहे की पी प्लस क्यू आणि आर हे इक्वल असेल का? हे इक्वल असेल का? हा माझा एक प्रश्न आहे. विल आर बी इक्वल टू पी प्लस क्यू? Very good. No is the correct answer. R is not going to be equal to P plus Q कारण R तर लेंथ है स्टूडेंट्स. R is a length. ठीक है. R is a length. R bar, R vector is P vector plus Q vector. ठीक है. R vector is P vector plus Q vector, but R is not equal to P plus Q. R is not equal to P plus Q. कळतंय का? वेक्टर आणि नंबर मध्ये फरक असतो की नाही? वेक्टर आणि नंबर मध्ये फरक असतो. वेक्टर ऍड करताना ट्रायंगल रूल वापरणार आपण इथे. वेक्टर ऍड करताना आपण ट्रायंगल रूल वापरणार. म्हणून पी वेक्टर आणि क्यू वेक्टरची ऍडिशन केली तर आर वेक्टर आलं. पण लेंथ सरळ सरळ ऍड होणार नाही. ऍक्च्युली या डायग्राम मध्ये कोणी सांगेल का देन आर विल बी काय? पी प्लस क्यू पेक्षा आर विल बी ग्रेटर की लेसर? विल आर बी ग्रेटर की लेसर दॅन पी प्लस क्यू? विल आर बी ग्रेटर दॅन पी प्लस क्यू की लेसर दॅन पी प्लस क्यू? अच्छा, दोघांनी म्हटलं ग्रेटर. 3 जण म्हणतात आहे ग्रेटर, 4 जण म्हणतात आहे ग्रेटर, 5 जण म्हणतात आहे लेसर. मी पी प्लस क्यू पेक्षा सांगतो स्टुडंट्स, राईट? पी प्लस क्यू पेक्षा विल इट बी ग्रेटर की लेसर? विचार करून सांगा. आय एम गिव्हिंग यू टाइम. यू कॅन इवन चेंज युअर आन्सर इफ यू वॉन्ट. थिंक अगेन स्टुडंट्स, थिंक अगेन. विल इट बी ग्रेटर की लेसर? इट विल बी लेसर स्टुडंट्स. इट विल बी लेसर. हा आर तुम्हाला मोठा दिसतोय, पी पेक्षा मोठा असेलही कदाचित, क्यू पेक्षाही मोठा असेल, पण पी प्लस क्यूच्या ऍडिशन पेक्षा मोठा नाही राहणार. ऍक्च्युली आर हा पी प्लस क्यू पेक्षा छोटा राहील. दिस इज युझिंग ट्रायंगल इनइक्वॅलिटी. जॉमेट्री मध्ये हा कॉन्सेप्ट होता, कॉल्ड ॲज ट्रायंगल इनइक्वॅलिटी, की सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर दॅन द थर्ड साइड. नाही का? सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर दॅन द थर्ड साइड. त्याच्यामुळे इथे तिसरी जी साइड आहे ती दोघांच्या ऍडिशन पेक्षा लहान येणार आहे. ऋषिकेश इज हॅव्हिंग सर विल इट बी लेस दॅन की लेस दॅन और इक्वल टू? यू आर राईट, इट कॅन बी इक्वल टू बट नॉट इन ट्रायंगल केस. मी जे लिहिलंय सध्या हे ट्रायंगलच्या केससाठी लिहितोय, म्हणून मी लेस दॅन इक्वल टू नाही म्हणणार, एक्झॅक्ट लेस दॅन म्हणणार. ठीक आहे. इक्वल टू नाही होऊ शकत वेन एव्हर देर इज अ ट्रायंगल. ओके.
दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इन ट्रायंगल. ठीक है, दिस आई एम टॉकिंग अबाउट इन अ ट्रायंगल. ठीक आहे, वी आर स्टडिंग ट्रायंगल लॉस. जिथे जिथे ट्रायंगल बनतो आहे स्टुडंट्स, तिथे इट इज नॉट पॉसिबल की आर हे पी प्लस क्यू ला इक्वल नाही राहू शकत, पी प्लस क्यू पेक्षा छोटच राहणार आहे. ठीक आहे, हे नोट केलं का स्टुडंट्स? करून घ्यात, हे नोट करा. आता तुम्हाला काही इंटरेस्ट येईल की आर ची व्हॅल्यू कशी फाइंड करायची. आर यू गेटिंग दॅट इंटरेस्ट? आर ची व्हॅल्यू जर पी प्लस क्यू नाही आहे तर आर ची व्हॅल्यू फाइंड कशी करायची? दॅट इज समथिंग इंटरेस्टिंग वी विल डू युझिंग पायथागोरस थेरम अगेन. ठीक आहे, चलो एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया स्टूडेंट्स. डायग्राम में देखो, आई हैव ड्रॉन वन परपेंडिकुलर. हाँ, एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, इसलिए मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. देखो, हम आपण मनाने ट्रायंगलचा अँगल तर मनाने चेंज नाही करू शकत, पण आपण नक्कीच परपेंडिकुलर ड्रॉ करून 90 डिग्री आणू शकतो. इथपर्यंत सगळ्यांना चालतं. हा मी ब्लू कलरचा एक छोटासा डॉट डॉट करून परपेंडिक्युलर टाकून दिला आहे. आता हा जो ट्रायंगल आहे स्टुडंट, थोडं त्याच्याकडे लक्ष द्या. हा जो ब्लू रंगाचा ट्रायंगल आलाय त्याला मी एकदा परत काढतो. आय एम ड्रॉइंग दॅट ट्रायंगल अगेन. ठीक आहे, थोडासा तिरपा ट्रायंगल असेल, तो जसा असेल असू द्या. त्याचे हायपोटेनस व्हॅल्यू इज क्यू. स्टुडंट्स, डू यू अग्री? हायपोटेनस लेंथ इज क्यू. आणि आतला एक अँगलला आपण या थिटा म्हणलेला आहे. ठीक आहे, तर काय कोणी मला अपोजिट साइडची लेंथ सांगू शकेल? युझिंग ट्रिग्नोमेट्री. युझिंग ट्रिग्नोमेट्री तुम्ही अपोजिट साइडची लेंथ सांगू शकाल का? काय तुम्हाला आठवत आहे ट्रिग्नोमेट्री मध्ये साइन थिटाचा फॉर्म्युला काय होतो? साइन थिटा वॉज अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेन्यूस. अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेन्यूस. तर कॅन यू से अपोजिट साइडची व्हॅल्यू काय राहणार इथे? अपोजिट साइडची व्हॅल्यू राहणार साइन थिटा इंटू हायपोटेन्यूस. स्टुडंट्स, अपोजिट साइड विल बी साइन थिटा इंटू हायपोटेनस. साइन थिटा मल्टीप्लाइड बाय हायपोटेनस. आणि इथे हायपोटेनसची व्हॅल्यू काय आहे? हायपोटेनसची व्हॅल्यू आहे क्यू. हायपोटेनसची व्हॅल्यू आहे क्यू. ठीक आहे, हायपोटेनसची व्हॅल्यू आहे क्यू. तर डू यू अग्री ही लेंथ राहील क्यू साइन थिटा. आणि तसंच ऍडजस्टंट आपण हायपोटेनस जर केलं, त्याच्यावरून तुम्हाला ऍडजस्टंट मिळेल क्यू कॉस थिटा. ठीक आहे, आडवी लेंथ मिळेल तुम्हाला क्यू कॉस थिटा. ऍडजस्टंट साइड लेंथ विल बी क्यू कॉस थिटा, अपोजिट साइड लेंथ विल बी क्यू साइन थिटा. हे कळालं का स्टुडंट्स? हे कळालं का? ठीक आहे, म्हणजे जे परपेंडिक्युलरची लेंथ आहे. व्हेरी गुड. ठीक आहे, तर डायग्राम मध्ये आपल्या ऍड करा स्टुडंट्स. हा, डायग्राम मध्ये हे ऍड करा. क्यू साइन थिटा, क्यू इंटू साइन थिटा ही झाली परपेंडिक्युलरची लेंथ. आणि खाली जी छोटीशी आडवीशी लेंथ बनली आहे दॅट इज क्यू कॉस थिटा. दॅट इज क्यू कॉस थिटा. नागनाथला क्लिअर नाहीये. ओके, नागनाथ नेक्स्ट पेजवर क्लिअर करतो. बाकी जण ऍड करा, त्याला मी एकदा परत सांगतोय. ठीक आहे, असं ज्यांना नाही समजलं विचारून घेत चला. ठीक आहे, चला. नागनाथ, इथे हा अँगल थिटा आहे बेटा, हायपोटेन्यूस क्यू आहे. या साईडला मी अपोजिट साइड म्हटलं, या साईडला ऍडजसंट साइड म्हटलं. ट्रिग्नोमेट्री मध्ये आपण शिकलो आहे साइन थिटा इज अपोजिट साइड अपॉन हायपोटेनस, असं शॉर्ट मध्ये मी लिहितो आहे. आणि कॉस थिटा इज ऍडजसंट साइड अपॉन हायपोटेनस. मग मी हा जो रेशो आहे त्यातला डिनॉमिनेटर दुसऱ्या साईडला जाऊन मल्टिप्लाय नाही का करू शकणार बेटा? या हायपोटेनसला इथे जाऊन मल्टिप्लाय करू शकणार की नाही? या हायपोटेनसला इथे जाऊन मल्टिप्लाय करू शकणार ना? बस हेच केलं. या डायग्राम मध्ये हायपोटेनसची व्हॅल्यू क्यू आहे, म्हणून ही हायपोटेनसची जी व्हॅल्यू क्यू आहे ते मल्टिप्लाय होऊन तुला अपोजिट साइडची लेंथ मिळते आहे क्यू साइन थिटा. आणि तसंच ऍडजसंटची लेंथ तुला मिळत आहे ते मल्टिप्लिकेशन करून क्यू इंटू कॉस थिटा. आता क्लिअर आहे बेटा? आता क्लिअर आहे? इज इट क्लिअर? गुड. ठीक आहे, चलो. somebody is helping you with some diagram also. चला, चालेल. नाइस. I am coming back to previous slide. This slide, students.
येस, इथे आपली डायग्राम एकदा परत अपडेट करून घ्यात. डायग्राम मध्ये क्यू साइन थिटा लेंथ आणि क्यू कॉस थिटा लेंथ पण दाखवा. ठीक आहे. नाव वी विल कम टू लास्ट पार्ट ऑफ टुडेज थिंग. थोडेसे काही मिनिटं आपण लेट होऊयात, तितकं चालून घेऊ द्या. जस्ट काही मिनिटं आपण एक्स्ट्रा घेऊ, 1 मिनिटं जवळपास, होपफुली 3 ते 5 मिनिटं मॅक्सिमम. अच्छा, आता या डायग्राम मध्ये स्टुडंट सगळ्यात मोठा ट्रायंगल बघा. सगळ्यात मोठा ट्रायंगल कोणता आहे? तो पण एक राईट अँगल ट्रायंगल आहे की नाही? इन द बिगेस्ट राईट अँगल ट्रायंगल. ठीक आहे. सो आय एम टॉकिंग अबाउट दॅट ट्रायंगल ऑन द नेक्स्ट पेज. आय एम टॉकिंग अबाउट दॅट ट्रायंगल ऑन द नेक्स्ट पेज. इन बिगेस्ट राईट अँगल्ड ट्रायंगल. In biggest right angled triangle, can I use Pythagoras theorem? Using because it is right angle triangle, I can use a Pythagoras theorem. अच्छा, पायथागोरस थेरम मध्ये हायपोटेनस काय आहे विद्यार्थी? सगळेजण सांगा. हायपोटेनस आर आहे. एक साइड काय आहे? एक साइड काय आहे? पहिली साइड काय आहे? एक साइड जी उभी साइड होती ती काय? त्याचा स्क्वेअर प्लस एक जी आडवी साइड होती त्याचा स्क्वेअर. कोणी मला सांगेल उभी साइड काय आली होती? परपेंडिक्युलर साइड काय आली होती? कॅन समबडी टाइप इट अँड टेल मी की उभी साइड काय आली होती? यू कॅन इवन स्पीक. ऍक्च्युअली आय कॅन अनम्यूट यू. कोणाचा जर ऑडिओ अनम्यूट होत असेल तर तुम्ही बोलून पण सांगू शकता. नाही, क्यू नव्हती रे. उभी साइड बघ, राईट अँगल ट्रायंगल बद्दल मी बोलतोय. क्यू साइन थिटा. व्हेरी गुड. क्यू साइन थिटा सगळ्यांना कळतंय का बघा? सगळ्यांना कळतंय का बघा? क्यू इंटू साइन थिटा होती त्या डायग्राम मध्ये. सगळ्यात मोठी सॉरी सगळ्यात मोठ्या ट्रायंगल मध्ये, सगळ्यात मोठ्या ट्रायंगल मध्ये जी उभी साइड होती, जी वर्टिकल परपेंडिक्युलर साइड होती, इट वॉज क्यू साइन थिटा. क्यू वॉज हे तिरप स्टुडंट्स. क्यू वॉज हे तिरपी साइड. ठीक आहे. आणि उभी साइड लेंथ जी झाली होती इट वॉज क्यू साइन थिटा. कळतंय सगळ्यांना? ठीक आहे. तर पहिले त्याचा स्क्वेअर होणार. अच्छा, रिमेनिंग साइड कोणती आहे स्टुडंट्स? आडवी जी साइड आहे ती किती लेंथ आहे? कोणी टाइप करून सांगेल मला प्रॉपरली? व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. ऋषिकेश, एक शब्द थोडासा चुकला त्याच्यामध्ये. बार नको, बार नको. पी प्लस क्यू कॉस थिटा, कारण लेंथ बद्दल बोलतोय ना बेटा. बार म्हटलं तर ते डायरेक्शन सोबत होऊन जाईल. इथे फक्त आपण लेंथ बद्दल बोलतोय. ठीक आहे. तर पी प्लस क्यू कॉस थिटा. डू यू अग्री? पी प्लस क्यू कॉस थिटा. ओके, इट इज गोइंग टू बी पी प्लस क्यू कॉस थिटा. ठीक आहे. इथपर्यंत समजतंय सगळ्यांना? पी प्लस क्यू कॉस थिटा. ठीक आहे. आता मला 2 मिनिटं तुमचं एकदम संपूर्ण अटेन्शन बोर्डवरती द्या आणि त्याच्यानंतर लिहून घ्या. अटेन्शन मला का पाहिजे बघा. आपल्याला हे सॉल्व्ह करायचंय. क्यू साइन थिटाच्या स्क्वेअरला काय लिहिणार आपण? क्यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा. ओके. व्हॉट अबाउट दिस? हिअर वी विल यूज ए प्लस बी होल स्क्वेअर ना स्टुडंट्स. ए प्लस बी होल स्क्वेअरचा फॉर्म्युला आठवतो सगळ्यांना? ए प्लस बी होल स्क्वेअरचा फॉर्म्युला आठवतोय सगळ्यांना? त्याच्यानुसार मला सांगाल एक टर्म काय येईल? पहिली टर्म येईल पी स्क्वेअर. दुसरी टर्म काय येईल? दुसरी टर्म काय येईल? एक टर्म येईल ट्वाइस वाली. ट्वाइस वाली टर्म काय येईल सांगा? 2ab. 2ab नुसार इथे काय बनेल? 2ab म्हणजे इथे काय बनेल? व्हेरी गुड. फुल फॉर्म्युला हॅज बीन टाइप्ड ऑल्सो परफेक्टली. व्हेरी गुड. तर पुढची टर्म काय लिहू मला सांगाल कोणी? पुढची टर्म काय लिहू मी? 2p. काय लिहू? 2p. सांगा 2p. व्हॉट शुड आय राईट द नेक्स्ट टर्म? टाइप करा. इथे ए कोण आहे आणि बी कोण आहे? 2pq cos थिटा. व्हेरी गुड. इथे ए म्हणजे पहिली टर्म p आहे आणि बी म्हणजे दुसरी टर्म आहे q cos थिटा. तर आय विल राईट 2pq cos थिटा. व्हेरी गुड. तिसरी टर्म सांगाल कोणी मला? तिसरी टर्म काय लिहायला पाहिजे? तिसरी टर्म लिहायला पाहिजे, काय लिहायला पाहिजे? q cos थिटाचा पूर्ण स्क्वेअर. क्यू कॉस थिटाचा पूर्ण स्क्वेअर येईल स्टुडंट्स, राईट? क्यू कॉस थिटाचा पूर्ण स्क्वेअर. सो कॅन आय राईट क्यू स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा? क्यू स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा. क्यू कॉस थिटाचा पूर्ण स्क्वेअर येईल म्हणजे इट विल बी क्यू स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा. व्हेरी गुड. अच्छा, याच्या पुढे काय सिम्प्लिफिकेशन कोणाला कळतंय का? आपण पी ची टर्म आधी लिहून घेऊया. पी ची टर्म आधी लिहून घेऊया.
आणि 2pq cos थिटा पण मी लिहून घेतोय. ठीक आहे, प्लस टेक कॉमन. व्हेरी गुड. दिस इज व्हॉट आय वॉज एक्सपेक्टिंग. व्हेरी गुड, परफेक्ट. क्यू स्क्वेअर साइन स्क्वेअर थिटा आणि क्यू स्क्वेअर कॉस स्क्वेअर थिटा काय कॉमन येणार स्टुडंट्स? क्यू स्क्वेअर कॉमन, ब्रॅकेट मध्ये उरलं साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा. डू यू नो साइन स्क्वेअर थिटा प्लस कॉस स्क्वेअर थिटा? Do you know sin square theta plus cos square theta? It is always 1. Very good. It is always 1. तर आपला आन्सर असा आलं का स्टुडंट्स? पी स्क्वेअर प्लस हे आन्सर आलं क्यू स्क्वेअर इंटू 1. क्यू स्क्वेअर इंटू 1 तर क्यू स्क्वेअरच असतं. आणि एक तिसरी जी टर्म येते इट इज 2pq cos थिटा. दिस इज अवर आन्सर ऑफ आर स्क्वेअर. जर मी स्क्वेअर रूट घेतला तर हा एक फॉर्म्युला बनला. दॅट्स इट. हा फॉर्म्युलावर आपण थांबूया आज. आरच्या लेंथचा आपल्याला एक फॉर्म्युला बनला. थोडा थोडा पायथागोरस सारखाच फॉर्म्युला दिसतोय, फक्त नवीन टर्म येत आहे. 2pq cos थिटा सारखी एक नवीन टर्म याच्यामध्ये येते आहे. हा फॉर्म्युला, याच्यावरती क्वेश्चन्स आणि पुढच्या गोष्टी आपण उद्या सकाळी 9 वाजता भेटतोय. 9 ते 11 चुकून मिस नका करू. संडे आहे. उद्याचं लेक्चर जर तुम्ही 2 तास मिस केलं, खूप महत्वाचं, तर हा चॅप्टर पुढे समजायला त्रास जाईल, नाही समजणार पुढे. तर प्लीज आठवणीने उद्या 7 वाजता या. शेड्यूल होऊन जाईल लेक्चर, तुम्हाला नोटिफिकेशन पण त्याचं येऊ शकतं. जॉईन शार्प 9 o'clock टुमॉरो मॉर्निंग. ओके, चला स्टुडंट्स, वेलकम. हॅव अ गुड डे. कॉपी इट नाईसली, लिहून घ्या आणि मग मी एक्झिट करतोय. 2 मिनिटामध्ये मी एक्झिट करतोय. तुम्ही लिहून घ्या ज्यांचं राहिलंय. चलो स्टुडंट्स, फॅन्टॅस्टिक. गुड इव्हनिंग. बाय. Open first slide.